आज हम जानेंगे साइंस। ओके, और साइंस में क्या पढ़ेंगे तो वो फिजिक्स पढ़ेंगे। ये फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1 है और हिस्ट्री जो है वो सारा कंप्लीट करा दिए हैं हम। लुसेंट 108 टॉपिक करके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिएगा। ओके, समझते हैं ध्यान से। तो आज हम साइंस पढ़ाने वाले हैं और साइंस जो है ये कहाँ से लिए हैं तो पहले तो ये समझना होगा आपको कि साइंस कहाँ से लिए हैं। तो साइंस देखिए, साइंस जो ये शब्द है ना, ये साइंस शब्द जो है ये साइंटिया से बना एक शब्द है, यहीं से लिए हैं हम साइंस। ओके, अब देखिए साइंटिया शब्द कहाँ से लिए हैं तो लैटिन भाषा का एक शब्द है। ओके, साइंस बोलेगा तो साइंस शब्द निकाला किससे गया है तो साइंटिया से निकाला गया है। और साइंटिया कहाँ से लिए हैं तो लैटिन भाषा का एक शब्द है साइंटिया, वहीं से लिए हैं हम लोग साइंस। ओके, अब देखिए जनक बोल दिया भौतिक विज्ञान का तो न्यूटन को बोले जाते हैं। आधुनिक भौतिक विज्ञान को बोल दिया तो अल्बर्ट आइंस्टीन को बोले जाते हैं। रसायन विज्ञान के जनक लेवोसियर को बोले जाते हैं या लेवोजियर को बोले जाते हैं। ठीक है, दोनों एक ही है। अब देखिए जीव विज्ञान के जनक तो अरस्तु को बोले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया था, एक वनस्पतिक विज्ञान, एक चिकित्सा विज्ञान। चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस। ओके, चिकित्सा विज्ञान के जनक हिप्पोक्रेटस, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस। ओके, आगे देखते हैं भूगर्भ विज्ञान के जनक जेम्स हटन, खगोल विज्ञान के जनक कोपरनिकस, खगोल विज्ञान के जनक कोपरनिकस। अब देखिए फिजिक्स, यहाँ से टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाता है। समझिएगा, भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन को बोले जाते हैं। न्यूटन का जन्म कब हुआ था 1643 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था तो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। ओके, एकदम अच्छे से कंसंट्रेट करिएगा। ओके, अब देखिए न्यूटन का बुक पूछ लेगा आपसे, तो न्यूटन की एक बुक भी है, वो बुक का क्या नाम है तो वह है प्रिंसिपिया। और न्यूटन जो ये बुक लिखे थे प्रिंसिपिया, ये कब लिखे थे तो 1687 में लिखे थे। ओके, अब देखिए न्यूटन द्वारा क्या क्या चीज़ का आविष्कार किया गया था वो देख लेते हैं। तो न्यूटन द्वारा जो है गति का नियम दिया गया था। ओके, कैलकुलस का खोज किया गया था, अवकल गणित ये दिया था नियम। ठीक है, कौन दिए थे तो ये न्यूटन दिए थे। तो गति नियम, कैलकुलस, अवकल गणित ये सब कौन दिए थे न्यूटन ही दिए थे। अब समझिएगा ध्यान से, ये क्या कहा था पृथ्वी के बारे में तो पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। पृथ्वी जो है सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे कि ये हम मारकर ऊपर फेंके, आ गया ना हाथ में, तो ये जो क्या बोला है न्यूटन कि पृथ्वी की ओर कोई भी वस्तु आकर्षित करती है। तो यहीं पे यहाँ ये चीज़ बोला गया है, पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऊपर फेंकेंगे तो आप ही के पास आएगा, पृथ्वी के पास ही आएगा। ओके, अब समझिएगा ध्यान से। अब समझिएगा मापन एवं मात्रक के आधार पे आप समझिए, भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है। मापन एवं मात्रक के आधार पर अगर पूछ ले आपसे तो भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है और क्या क्या चीज़ पढ़ना है वो देख लेंगे। तो भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है, एक होती है परिमाण और दिशा के आधार पे। ठीक है, जिसमें कि आपको सदिश और अदिश पढ़ने को मिलेगा। ओके, और एक होता है मापक तथा मात्रक के आधार पे। ठीक है, मापक तथा मात्रक के आधार पे जो है इसे 3 भागों में बांटा गया है। तो देखिए भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है। ओके, एक परिमाण और दिशा के आधार पे होती है जिसमें कि आपको सदिश और अदिश पढ़ना पड़ेगा। तो भौतिक राशि 2 होते हैं, अदिश और सदिश होते हैं। ओके, और मापन पद्धति के आधार पर देखेंगे तो 3 प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक मूल राशि देखने को मिलेगा, एक व्युत्पन्न राशि देखने को मिलेगा, एक पूरक राशि देखने को मिलेगा। ओके, तो सारा समझिएगा ध्यान से, अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से आप जो है पूरी तरह से कंसंट्रेट बना के रखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। देखिए अदिश राशि देखने वाले हैं, तो देखिए भौतिक राशि को 2 भागों में बांटा गया था ना, तो हम क्या पढ़ेंगे परिमाण और दिशा के आधार पर पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि पहले हम अदिश राशि के बारे में जानेंगे। देखिए अदिश राशि, अदिश राशि किसे बोलेंगे जिसमें केवल परिमाण हो, जिसमें केवल परिमाण हो। ओके, और सदिश राशि किसे बोलेंगे जिसमें दोनों हो, परिमाण और दिशा दोनों हो। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो पहले अदिश को निपटा लेते हैं कि अदिश राशि में कौन कौन आते हैं। ओके, देखिए अदिश राशि का एक ट्रिक बनाए हैं, वो ट्रिक के हिसाब से भी आप याद रख सकते हैं। देखिए अदिश राशि का ट्रिक क्या है, उस आद्यता को चाबी दो। ठीक है, उ से हो गया ऊर्जा, सो से हो गया समय, आ से हो गया आयतन, द्रो से हो गया द्रव्यमान, ता से हो गया ताप, को से हो गया कार्य, चा से हो गया चाल, पी से हो गया विद्युत धारा, दो से हो गया दाब। ठीक है, तो ये सब अदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव्यमान, ताप, चाल, विद्युत धारा, कार्य, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं तो अदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। अदिश राशि के अंतर्गत और भी चीज आते हैं जो कि इस ट्रिक में तो नहीं बैठा, लेकिन यहाँ हम लिख दिए हैं। एक याद रखिएगा आप लोग
पृष्ठ तनाव, एक लंबाई, ये भी अदिश राशि के अंतर्गत ही आते हैं। अब देखिए सदिश राशि, सदिश राशि में क्या बताए थे, जिसमें दोनों हो, परिमाण और दिशा दोनों हो। ओके, तो सदिश राशि का भी एक ट्रिक बनाए हैं, वो ही याद रखिएगा। विषुवत बल, सदिश राशि का क्या है ट्रिक, विषुवत बल। ओके, अब देखिए विषु को पूरी तरह से लेना है, तो विषु हो गया विस्थापन। ओके, ये सदिश राशि है। वो से हो गया वेग, ये भी एक सदिश राशि है। तो वेग में कई चीज आते हैं, तो जितना भी वेग लगा, जितना भी लास्ट में गो लगा रहे, ओके, तो याद रखिएगा वो सभी सदिश राशि के अंतर्गत आएंगे। ओके, आप समझिएगा, जैसे कि आवेग, ठीक है, कोणीय वेग, ये सब क्या है, तो एक सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। वेग, आवेग, कोणीय वेग, ये सभी सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। तो से क्या क्या हो गया, त्वरण, तीव्रता, विद्युत चुंबकीय की तीव्रता, ये सब सभी सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं, सभी सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए बल खुद ही एक सदिश राशि है, तो वो से बल याद रखना ना आपको, और इसके जनक किसे बोले जाते हैं, तो न्यूटन को बोले जाते हैं। तो बल में बल आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, ये सब क्या है, तो एक सदिश राशि है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, फिर से रिकॉल कर देते हैं। सदिश राशि उसे बोले जाते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। तो ट्रिक क्या याद रखना है, विषुवत बल। ओके, विषु से विस्थापन हो गया, वो से वेग, आवेग, कोणीय वेग हो गया, तो से त्वरण, तीव्रता, विद्युत चुंबकीय की तीव्रता। अब बल से हो गया, एक तो बल तो खुदे है, और बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण आपको याद रखना है। ओके, और यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब समझते हैं मूल्य राशि, ठीक है, मूल्य राशि समझिएगा और यहाँ समझने का प्रयास करिएगा। भौतिक राशि दो प्रकार की होती है, तो अदिश और सदिश। अदिश और सदिश हम देख लिए, यहाँ तो कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब देखिए मापक तथा मात्रक के आधार पे हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कि पहले जानेंगे मूल राशि के बारे में। ओके, तो मूल राशि कितने प्रकार के होते हैं, पहले वो समझते हैं। तो मूल राशि 7 प्रकार के होते हैं। ओके, कौन कौन होते हैं समझिएगा। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का मोल, ये सब जो है मूल राशि के अंतर्गत आते हैं, जो कि टोटल कितना है, तो 7 गो है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब संकेत समझिएगा, इसके संकेत क्या क्या है। लंबाई को L से डिनोट करते हैं, ठीक है, लंबाई को L से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान को kg से डिनोट करते हैं, kg से नापते हैं। ओके, समय को सेकेंड से नापते हैं, जिसे हम संकेत बोलेंगे तो S से दर्शाते हैं। ताप का ऐसे मात्रक बोल दिया तो केल्विन से नापते हैं, ठीक है। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक बोल दिया तो एम्पियर से नापते हैं। ओके, ज्योति तीव्रता का अगर बोल दिया मात्रक तो इसे किसे नापते हैं, कैंडला से नापते हैं। ओके, पदार्थ का मात्रा बोल दिया तो मोल से नापते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल मूल राशि 7 गो है। क्या क्या बोले, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये सब जो है क्या है, तो मूल राशि है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपको बीमा निकालना है, तो याद रखिएगा बीमा निकालने के लिए आपको तीनों चीज की आवश्यकता होगी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ठीक है। लंबाई को L से डिनोट करते हैं, द्रव्यमान को मास, द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं ना, इंग्लिश में द्रव्यमान को मास नहीं बोलेंगे, तो मास को M से डिनोट करते हैं। समय को क्या बोलते हैं, T से डिनोट करते हैं, समय को T से डिनोट करते हैं। ओके, आप समझिएगा ध्यान से, जैसे होता है ना MLT, होता है ना MLT, अब बाकी इन्वर्स 1, इन्वर्स 2 इस तरह से लगाया जाता है। तो सारा जो है बीमा ज्ञात करने के लिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये तीनों चीज का प्रयोग हुआ जाता है, ठीक है, तीनों चीज का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब क्या जानने वाले हैं, तो व्युत्पन्न राशि के बारे में जानने वाले हैं। ओके, अब समझिए व्युत्पन्न राशि किसे बोलते हैं। व्युत्पन्न राशि जो है वे राशि जिनको मूल राशि की सहायता से ज्ञात करे, वे राशि जिनको मूल राशि की सहायता से ज्ञात करें। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ हम लिखे आयतन का क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ओके, तो लंबाई को किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में नापते हैं, ऊंचाई को भी मीटर में ही नापते हैं। आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। ओके, लंबाई को मीटर में दर्शाते हैं, चौड़ाई को मीटर में, ऊंचाई को मीटर में नापते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 3 गो M है ना, तो M गुना, तो हम बोल सकते हैं ना मीटर क्यू तो बोल सकते हैं हम। तो व्युत्पन्न राशि वे राशि होते हैं जिनको मूल राशि की सहायता से ज्ञात किया जाता है। ओके, तो इस तरह से ज्ञात किए हम, तो आयतन का मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर क्यू हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक चाल भी है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है ना। दूरी को किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, समय को सेकंड में नापते हैं, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं, ये सब क्या है,
ये सब क्या है, व्युत्पन्न राशि है। ये सब क्या है, व्युत्पन्न राशि है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पूरक राशि के बारे में जानेंगे। यहाँ देखिए क्या क्या चीज़ हम देखें। मापक तथा मात्रक के आधार पे 3 प्रकार से बांटा गया है। ओके, जैसे कि मूल राशि देख लिए, व्युत्पन्न राशि देख लिए। अब क्या जानने वाले हैं, पूरक राशि जानने वाले हैं। तो पूरक राशि समझिएगा, पूरक राशि क्या होता है। एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे कि समतल कोण। समतल कोण कैसे मात्रक, रेडियन। घन कोण कैसे मात्रक, स्टेरेडियन। तो ये सब क्या है, तो ये सब पूरक राशि के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो यहाँ हम दर्शा दिए, एग्जाम्पल में बता भी दिए, समतल और घन कोण होते हैं, पूरक राशि के अंतर्गत आते हैं। ओके, अब देखिएगा, ये हम जान लेते हैं मापक पद्धति के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, आप समझिएगा ध्यान से। एक मिलेगा आपको CGS, एक मिलेगा आपको FPS, एक मिलेगा आपको MKS। ठीक है, एक मिलेगा SI। ओके, वो सारा जानेंगे। देखिए CGS का अर्थ क्या हो गया, C से हो गया सेंटीमीटर, G से हो गया ग्राम, S से हो गया सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। CGS पद्धति को फ्रांसीसी पद्धति भी बोले जाते हैं। CGS पद्धति को फ्रांसीसी पद्धति बोलते हैं, इसे बोलते हैं मीट्रिक पद्धति। ठीक है, CGS पद्धति को फ्रांसीसी पद्धति, मीट्रिक पद्धति दोनों बोले जाते हैं। ठीक है, जिसे बोलते हैं प्रणाली। FPS बोल दिया तो FPS को बोले जाते हैं ब्रिटिश पद्धति। अब देखिए FPS का अर्थ क्या हो गया, F से हो गया फुट, P से हो गया पाउंड, S से हो गया सेकेंड। ठीक है, इस सब को क्या बोले जाते हैं, तो ब्रिटिश पद्धति बोले जाते हैं। एक होते हैं MKS को ना इंजीनियरिंग क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो M से हो गया मीटर, K से हो गया kg, S से हो गया सेकेंड। ठीक है, ये सब इंजीनियरिंग क्षेत्र में काम आते हैं। एक होता है SI को ना इंटरनेशनल सिस्टम बोला जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, और इसे लागू कब किया गया था, 1971 में। इंटरनेशनल सिस्टम को, SI पद्धति को कब लागू किया गया था, 1971 में लागू किया गया था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु किसे बोलते हैं, त्रिक बिंदु जो है वे ताप, उसे बोलते हैं त्रिक बिंदु। वे ताप एवं दाब जिस पर पदार्थ की तीनों अवस्था, वे ताप और दाब जिस पर पदार्थ की तीनों अवस्था क्या रहे, सम अवस्था में रहे, उसे क्या बोलेंगे, तो त्रिक बिंदु बोलेंगे। ओके, एग्जाम्पल में शुद्ध जल, एग्जाम्पल में क्या लेना है आपको, शुद्ध जल। जैसे कि ताप इसका कितना होना चाहिए, 273.16 केल्विन, 273.16 केल्विन। ओके, दाब कितना होना चाहिए शुद्ध जल का, तो कितना होता है, तो 611.65 पास्कल। ठीक है, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, त्रिक बिंदु के अंतर्गत आते हैं। ओके, अब देखिए 10 के घातों में पूर्ण लग्न के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो देखिए डेका, ये आपको नहीं लग रहा है कि 10 से पावर 1, 10 पावर 2, 10 पावर 3। ठीक है, तो 1 2 3 गया ना, तो 10 पावर 1 बोल दिया तो डेका हो गया, 10 पावर 2 हो गया तो हेक्टो हो गया, 10 पावर 3 हो गया तो किलो हो गया। मतलब जीरो, इस तरह से 3 जीरो, तो क्या हो गया, किलो हो गया, केजी हो गया, 3 जीरो तो 3 जीरो तो केजी, 1 जीरो तो डेका, 2 जीरो तो हेक्टो, इस तरह से बोल सकते हैं। आप समझिएगा ध्यान से, डेका 10 पावर 2, हेक्टो 10 पावर 3, किलो हो गया। ओके, अब देखिए 3 तक तो अच्छे से आपको याद रखना पड़ेगा। अब 3 के बाद डायरेक्ट छलांग मारेगा, 3 3 3 3 3 करके छलांग मारेगा। देखिए छलांग मारेगा कैसे, देखिए 10 पावर 3 था, किलो हुआ, 10 पावर 6 लीजिए, 6 लेंगे तो क्या हो जाएगा, मेगा हो जाएगा। देख रहे हैं 3 3 बढ़ रहा है, 6 के बाद 9, 10 पावर 9 गीगा, 10 पावर 12 टेरा, 10 पावर 15 पेटा। ओके, 10 पावर 18 हेक्सा, 10 पावर 21, 3 3 बढ़ रहा है, 10 पावर 21 जोट्टा, 10 पावर 21 जोट्टा। ओके, 10 पावर 24 योक्टा। ये सब क्या था, ये सब प्लस के घात में था, तो हम देख लिए। ठीक है, अब देखिए समझिएगा ध्यान से। अब देखिए माइनस में जानने वाले हैं। देखिए माइनस में 10 पावर 1 था तो क्या बोलते थे, डेका बोलते थे। लेकिन यहाँ आपको क्या बोलना है, डेसी बोलना है। 10 पावर -1 बोलेगा तो डेसी, और 10 पावर खाली 1 बोलेगा तो डेका। यहाँ पे देखिए डेका है 10 पावर 1, यहाँ 10 पावर -1 है तो डेसी हो जाएगा, 10 पावर -2 है तो सेंटी हो जाएगा, 10 पावर -3 है तो मिली हो जाएगा। तो 1 2 3, 1 2 3 आ गया। अब देखिए छलांग मारेगा, 3 3 करके छलांग मारेगा। देखिए जैसे कि 10 पावर -6 माइक्रो हो जाएगा, 10 पावर -9 नैनो हो जाएगा, 10 पावर -12 पीको, 10 पावर -18 एक्टो। ठीक है, 10 पावर -18 एटो, 10 पावर -18 एटो, 10 पावर -21
जेट्टो जेट्टो 10 पावर माइनस 21 जेट्टो माइनस 24 योक्टो योक्टो 10 पावर माइनस 24 योक्टो। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो ये सब तो डिफिनेशन था ना, ये तो पहला क्लास था तो डिफिनेशन था। ओके, जो भी समझने वाला चीज़ होगा तो वो हम अच्छे से समझाएंगे, बताएंगे। ओके देन, अब लोग बने रहिएगा। ओके, पूरी तरह से लुसेंट कवर कराएंगे, एकदम 1% भी डाउट नहीं रहने देंगे। ओके, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेक्चर नंबर 2 है फिजिक्स का। अगर आप लोग लेक्चर नंबर 1 नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, लुसेंट 108 टॉपिक करके मिल जाएगा। ओके, देखिए हम पढ़ रहे थे राशि, ठीक है, परिमाण और दिशा के आधार पे जो है अदिश राशि, सदिश राशि, ये सब हम पढ़ लिए थे। ठीक है, मापक और मात्रक के आधार पे जो है इसे 3 भागों में बांटा गया था, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, पूरक राशि। ठीक है, ये सब हम कल के वाले वीडियो में पढ़ लिए थे, मतलब पहला लेक्चर में आपको मिल जाएगा। ओके, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम इससे आगे जानेंगे। ठीक है, समझते हैं ध्यान से। मूल राशि देखिए, मूल राशि 7 प्रकार के हुआ करते थे। ठीक है, अब व्युत्पन्न राशि की बात बोलेंगे तो मूल राशि की सहायता से व्युत्पन्न राशि प्राप्त करते थे हम लोग। पूरक राशि किसे बोलते थे? तो पूरक राशि एक तरह से हम उसे बोलते थे ना तो मूल राशि की सहायता से ना कि व्युत्पन्न राशि की सहायता से इसे प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो वो सब पूरक राशि के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि रेडियन, स्टेरेडियन, ये सब पूरक राशि के अंतर्गत आते हैं। ओके, अब देखिए आगे हम जानेंगे एक एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? तो एक एंगस्ट्रम बराबर अगर आपसे पूछेगा तो 10 पे पावर 10 मीटर एक एंगस्ट्रम बराबर होता है। ओके, एक मील बराबर पूछ लिया तो 1.6 किलोमीटर एक मील होता है। ओके, और मीटर में पूछ लिया तो 1600 मीटर हो जाएगा। ठीक है, बिहार पुलिस में इतना ही दौर है, 1600 मीटर। ओके, 6 मिनट में तय करना पड़ता है। तो एक मील बराबर किलोमीटर में बोल दिया तो 1.6 किलोमीटर हो जाएगा, या फिर मीटर में बोलेंगे तो 1600 मीटर हो जाएगा। ओके, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 1.46 गुना 10 पे पावर 12 किलोमीटर एक प्रकाश वर्ष होता है। ओके, मीटर में बोलेंगे तो मीटर में 1.46 गुना 10 पे पावर 15 मीटर हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश वर्ष किसे बोलते हैं? एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी किसे बोला जाता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय दूरी कहते हैं। ओके, और ये होते कितना है खगोलीय दूरी? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होते कितना है? तो 1.49 गुना 5 गुना 10 टू द पावर 11 मीटर। ठीक है, क्या बोले? 1.495। ठीक है, 1.495 गुना 10 टू द पावर 11 मीटर एक क्या होता है? तो एक खगोलीय दूरी होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, जो कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को ही कहा जाता है खगोलीय दूरी। आगे देखते हैं प्रमुख यंत्र और सिद्धांत। प्रमुख यंत्र और सिद्धांत के बारे में जानेंगे कि ये यंत्र जो है किस सिद्धांत पे काम करते हैं। जैसे कि भाप इंजन, भाप इंजन किस सिद्धांत पे काम करते हैं? तो उष्मागतिकीय सिद्धांत पे काम करते हैं। कौन? भाप इंजन। ओके, अब देखिए भाप इंजन का आविष्कार पूछ लिया आपसे तो जेम्स वाट जो है ये भाप इंजन के खोज किए थे, याद रखिएगा। ओके, आगे है डीजल इंजन किस सिद्धांत पे काम करते हैं? तो ये भी जो है उष्मागतिकीय सिद्धांत पे काम करते हैं। उष्मागतिकीय सिद्धांत क्या होता है? जैसे कि कोई भी चीज़ गर्माने में, जैसे कोई भी चीज़ गर्माएगा तभी ना वो काम करेगा। ठीक है, जैसे मोटरसाइकिल देखिए, ठंड के दिनों में ठंडा पड़ जाता है तो स्टार्ट नहीं होता है, तो पहले क्या करते हैं हम लोग? पहले किक मारते हैं, फिर गुड़गुड़ाते हैं, गुई 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 करते हैं, फिर गर्म होता है। ठीक है, तब नहीं स्टार्ट होता है। तो सब क्या हो गया? उष्मागतिकीय सिद्धांत उसको काम करता है। ओके, गर्माएगा कोई चीज़, उष्मा पहले वो लेगा तब आप लोग को फिर अपना काम करने के लिए देगा। तो ये सब होता है उष्मागतिकीय नियम में। ये छोटा सा मैं एग्जांपल समझाए इसे। ओके, तो भाप इंजन का खोज जेम्स वाट किए थे, डीजल इंजन का खोज कौन किए थे? रुडोल्फ डीजल किए थे। डीजल इंजन और भाप इंजन दोनों उष्मागतिकीय सिद्धांत पे ही काम करते हैं। ओके, विद्युत जनरेटर जो है, जनरेटर को जनित्र भी बोला जाता है। ओके, विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करते हैं? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कौन काम करते हैं? विद्युत जनरेटर। ओके, इसका काम क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। आगे देखते हैं रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? तो रॉकेट जो है न्यूटन के गति सिद्धांत पे काम करता है। और न्यूटन के कौन से गति सिद्धांत पे रॉकेट काम करते हैं? तो वो तीसरा गति के सिद्धांत पे वो न्यूटन के रॉकेट काम करता है। ओके, तो रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? न्यूटन के गति के सिद्धांत पे। कौन सा नियम?
तो तीसरा गति का नियम के सिद्धांत पे काम करता है। अब देखिए न्यूटन अगर बोल दिया तो न्यूटन के कितने नियम हैं, तो 3 गो नियम है, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा 3 गो नियम दिए थे न्यूटन। ओके, अब समझिए ध्यान से, पहला नियम क्या बोलता है, इसका परिभाषा क्या है कि कोई भी वस्तु तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जा सके, ठीक है, ये पहला नियम का उदाहरण हुआ। दूसरा नियम क्या बोलता है कि दूसरा नियम जैसे कि बल का व्यंजन कम्मा नियम है, दूसरा नियम पे काम करता है। ओके, जैसे कि कैच कोई लोकता है, कोई कैच कर रहा है गेंद, तो हाथ को पीछे की ओर लेना, ये न्यूटन का दूसरा गति का नियम है, ठीक है। और तीसरा गति का नियम क्या करता है, विपरीत प्रतिक्रिया, ठीक है, जैसे नाव से कोई छलांग मार रहा है तो पीछे की ओर नाव जाएगा, ठीक है, आगे छलांग मारेंगे जितना उतना ही पीछे की ओर जाएगा, ठीक है, तो विपरीत प्रतिक्रिया वो न्यूटन का तीसरा नियम है, ठीक है। तो पहला दूसरा तीसरा 3 नियम दिए थे न्यूटन, याद रखिएगा। आगे सोनार की बात बोलेंगे तो सोनार जो है किस सिद्धांत पे काम करता है, तो परासर्व तरंगे और परावर्तन के सिद्धांत पे ये काम करते हैं। कौन, तो सोनार। अब सोनार का फुल फॉर्म पूछेगा आपसे तो साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग जो होते हैं वो सोनार के फुल फॉर्म होते हैं। ओके, इसका काम क्या है, तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने में सोनार का काम किया जाता है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे है रेडियो किस सिद्धांत पे काम करते हैं, तो लघु रेडियो तरंग के सिद्धांत पे काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए रेडियो दूरदर्शन की बात बोल रहा है, ठीक है, तो रेडियो दूरदर्शन जो है विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत पे काम करते हैं, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन से तरंग पे काम करते हैं ये, तो याद रखिएगा रेडियो, ठीक है, लघु रेडियो तरंग के सिद्धांत पे ये काम करते हैं, रेडियो दूरदर्शन, ठीक है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग की बात आ गया तो ये 7 प्रकार के होते हैं। ओके, जब तरंग पढ़ाएंगे तो उसमें हम अच्छे से बता देंगे। आगे देखते हैं वायुयान किस सिद्धांत पे काम करते हैं, तो बर्नौली के सिद्धांत पे ये काम करता है वायुयान। ओके, वायुयान का खोज कौन किया था, तो वो किए थे राइट ब्रदर्स 2 भाई मिल के वायुयान के खोज किए थे। एक का नाम क्या थे, तो एल्बियरे, और दूसरा का नाम क्या थे, तो एल्बियरे और बिल्बर दोनों मिल के जो है किसका खोज किए थे, तो वो किए थे वायुयान की खोज किए थे। ओके, क्या चीज़ का, वायुयान का खोज किए थे, इसी को बोला जाता है राइट ब्रदर्स। ओके, अब देखिए रडार देखिए किस सिद्धांत पे काम करते हैं, या फिर रडार के पूरा नाम पूछेगा आपसे तो याद रखिएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग, ठीक है, रडार का पूरा नाम होता है। ओके, इसे किस सिद्धांत पे काम किया जाता है, मतलब रडार जो है किस सिद्धांत पे काम करते हैं, तो याद रखिएगा प्रतिध्वनि के सिद्धांत पे ये काम करते हैं। इसका प्रयोग पूछ लेगा रडार का, तो दूर स्थित वस्तुओं का पता लगाने में रडार का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अंतरिक्ष लोग जो है रडार का ही इस्तेमाल करते हैं। ओके, अंतरिक्ष यात्रियों को या फिर कोई भी उपग्रह भेजा तो रडार से ही पता किया जाता है कि ये कहाँ पे है। आप समझिए ध्यान से, रडार का खोज अगर पूछ लिया आपसे कौन किए थे, तो टेलर एवं यंग जो है रडार के खोज किए थे। इसका पूरा नाम रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। आगे देखते हैं ऑप्टिकल फाइबर एक प्रकाशिक तंतु है, जिसे रेशा बोल सकते हैं, प्रकाशिक रेशा, ठीक है। ये जो है पुनः सिद्धांत के परावर्तन पे काम करता है, ठीक है, पुनः आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे ये काम करते हैं। कौन, ऑप्टिकल फाइबर, जिसे बोलते हैं प्रकाशिक तंतु। अब देखिए पुनः आंतरिक परावर्तन के 1-2 उदाहरण याद रखिएगा, जैसे कि मृग मरीचिका का बनना। मृग मरीचिका क्या होता था, मृग मरीचिका किसे बोलते थे, जैसे कि हिरन जो होते हैं ना, तो हिरन को ऐसा लगता है कि वहाँ पानी है, ठीक है। जैसे कि रोड का चमकना, धूप पर से रोड चमकने लगता है, ऐसा लगता है कि वहाँ पानी है, तो वो सब क्या है, मृग मरीचिका का बनना। ओके, तो ये सब जो है उदाहरण है मृग मरीचिका, जो कि किसके कारण बनते हैं, तो वो बनते हैं पुनः आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे, ठीक है। आगे फोटोसेल जो है प्रकाश के विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पे ये काम करते हैं, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर जो है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करते हैं, ठीक है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करते हैं, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करते हैं, याद रखिएगा। ओके, अब देखिए फोटोसेल प्रकाश के विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पे काम करते हैं, कौन चीज़, तो फोटोसेल। और नाभिकीय रिएक्टर अगर आप पूछ लिया तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन जो है नाभिकीय रिएक्टर ये काम करते हैं। ओके, देखिए नाभिकीय रिएक्टर बोल दिया तो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पे काम करेंगे, लेकिन परमाणु बंद बोल दिया तो यहाँ नियंत्रित लगा है तो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन कर दीजिएगा। जहाँ हाइड्रोजन लगा हो, जहाँ की हाइड्रोजन
हाइड्रोजन बम की बात बोल रहे हैं। हाइड्रोजन बम अगर बोले आपसे कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करते हैं, तो अनियंत्रित नाभिकीय संलयन याद रखिएगा। और यहाँ तो नाभिकीय रिएक्टर है ना, तो यहाँ हो जाएगा नियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करते हैं। ओके, अब देखिए भौतिक एवं रासायनिक विज्ञान दिवस हम लोग कुछ देखेंगे, ठीक है। भौतिक एवं रासायनिक विज्ञान दिवस जो मनाते हैं, किस दिन मनाते हैं वो हम जानेंगे। जैसे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, 28 फरवरी को मनाते हैं। किसके जन्म दिवस मनाते हैं, तो सीवी रमन के जन्म दिवस पे मनाते हैं। सीवी रमन की बात बोलेंगे तो ये क्या चीज़ के खोज किए थे, तो रमन प्रभाव। रमन प्रभाव कौन दिए थे, सीवी रमन दिए थे, ठीक है। और रमन प्रभाव किस सिद्धांत पे काम करते हैं, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के सिद्धांत पे ये काम करते हैं। ओके, अब देखिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, फिजिक्स के क्षेत्र में, तो 1930 में मिले थे, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दूरसंचार दिवस, ये कब मनाते हैं, तो कब मनाते हैं, 17 मई को मनाते हैं, ठीक है। दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाते हैं। ओके, आगे देखते हैं आयुध निर्माण दिवस। आयुध निर्माण दिवस किसे बोलेंगे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बोलते हैं आयुध निर्माण दिवस। ये कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 18 मार्च को। 18 मार्च को मनाते हैं हम लोग आयुध निर्माण दिवस या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस। ओके, आगे देखते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व ब्रह्मांड दिवस 14 अप्रैल को मनाए जाते हैं, ठीक है। और 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जल दिवस भी मनाए जाते हैं, ठीक है। और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जयंती भी जो है 14 अप्रैल को ही मनाते हैं। ओके, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, 22 मई को मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस पूछ लिया तो 22 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी सम्मेलन, पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था पहला पृथ्वी सम्मेलन। कहाँ पे हुए थे, तो रियो डी जेनेरो जो कि ब्राजील में पड़ता है, वहाँ पे पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं, तो 11 मई को मनाते हैं, जिसे बोलते हैं टेक्नोलॉजी डे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 मई को मनाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला परमाणु परीक्षण जो भारत में हुए थे, ये कहाँ पे हुए थे, तो राजस्थान के पोखरण जगह पे हुए थे। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो इंदिरा गांधी के समय जो है पहला परमाणु परीक्षण हुए थे। और ये कब हुए थे, तो 18 मई 1974 ईस्वी को पोखरण राजस्थान में हुए थे। ओके, पहला परमाणु परीक्षण का चिन्ह पूछेगा आपसे, तो चिन्ह क्या रखा गया था, तो स्माइलिंग बुद्धा जो है पहला परमाणु परीक्षण का चिन्ह रखा गया था। अब देखिए दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुए थे, 11 मई 1998। 11 मई 1998 में जो है पोखरण में ही हुआ था, जो कि राजस्थान में पड़ते हैं, ठीक है। 11 मई 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण हुए थे, ठीक है। अब उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय जो है दूसरा परमाणु परीक्षण हुए थे 1998 में। इसका चिन्ह क्या रखा गया था दूसरा परमाणु परीक्षण के, तो याद रखिएगा शक्ति 98 जो है दूसरा परमाणु परीक्षण का चिन्ह रखा गया था, ठीक है, पहचान चिन्ह। अब देखिए राष्ट्रीय अभियंता दिवस, जिसे बोलते हैं इंजीनियरिंग डे, ठीक है। इंजीनियरिंग डे कब मनाते हैं हम लोग, तो 15 सितंबर को मनाते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं अभियंता दिवस। अब देखिए किसके जन्म दिवस पे हम ये मनाते हैं, तो मनाते हैं हम लोग विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस से हम लोग मनाते हैं 15 सितंबर को इंजीनियरिंग डे। ओके, अब देखिए यहाँ पे याद रखना है आप लोग को कि विश्वेश्वरैया जो है आयरन एंड स्टील कंपनी, ये कहाँ पे है, तो भद्रावती कर्नाटक में। कहाँ पे है, भद्रावती कर्नाटक में है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, तो 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। और ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुए थे, ठीक है। ये कब हुए थे, तो 1987 में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, तो किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुए थे। कब हुए थे, 1987 में। ओके, आगे देखते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग, ठीक है। आगे हम क्या जानने वाले हैं, तो तरंग के बारे में जानेंगे, ठीक है। देखिए तरंग को दो भागों में बांटा गया है, एक यांत्रिक तरंग, एक विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। यांत्रिक तरंग को माध्यम की जरूरत पड़ती है, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस, ये क्या है, माध्यम है। तो यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, जबकि विद्युत चुंबकीय तरंग चलने के लिए माध्यम जो है रुकावट बन जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यांत्रिक तरंग चलने के लिए माध्यम चाहिए, ठीक है, और विद्युत चुंबकीय तरंग चलने के लिए माध्यम एक रुकावट बन जाता है। ओके, आगे यांत्रिक तरंग को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, एक अनुप्रस्थ तरंग, एक अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है।
अब देखिए अनुप्रस्थ तरंग जो है ये दो कंडीशन को फॉलो करते हैं, एक ठोस एक द्रव। ठोस और द्रव को अनुप्रस्थ तरंग फॉलो करते हैं, जबकि अनुदैर्ध्य तरंग जो है ये तीन कंडीशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, ठोस भी करते हैं फॉलो, द्रव भी करते हैं फॉलो और गैस भी फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य तरंग जो है ये तीन कंडीशन को फॉलो करते हैं। लेकिन एग्जाम में लगाना होता है कि ध्वनि जो है, ध्वनि कौन सी तरंग है, तो क्या मारते हैं हम लोग, अनुदैर्ध्य तरंग मारते हैं। क्यों मारते हैं, क्योंकि अनुदैर्ध्य तरंग जो है तीन कंडीशन को फॉलो करते हैं, तीनों कंडीशन में ये चल सकता है, ठोस द्रव गैस, इसलिए अनुदैर्ध्य तरंग हम ध्वनि को मार के निकल जाते हैं। ओके, और अनुप्रस्थ दो कंडीशन को फॉलो करते हैं, इसलिए नहीं मारते हैं। आगे देखते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, जैसे कि पी तरंग कैसी तरंग है, तो अनुदैर्ध्य तरंग है। ओके, आगे अब देखिए अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग की बात बोलेंगे तो ये लंबवत चलती है, जैसे कि बीना गिटार से जो ध्वनि निकलती है ना, ये अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ओके, समुद्र से उठा लहर, तनी हुई डोरी, ये सब में जो है अनुप्रस्थ तरंग के रूप में ये काम करते हैं। ठीक है, आगे अब देखिए अनुदैर्ध्य तरंग की बात बोलेंगे तो देखिए अनुदैर्ध्य तरंग में आपको ध्वनि पढ़ने को मिलेगा। अब देखिए ध्वनि को V0 से दर्शाया जाता है, V0 से। ठीक है, अब हवा में ध्वनि की चाल पूछ लिया आपसे तो 330 मीटर पर सेकंड होते हैं हवा में ध्वनि की चाल। ठीक है, आगे ध्वनि की चाल सबसे तेज किस में चलेगी, तो ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। ओके, निर्वात में चलेगी क्या ध्वनि, तो नहीं चलेगी निर्वात में। ओके, आगे ध्वनि से रिलेटेड कुछ सवाल पूछेंगे आपसे, जैसे कि सबसोनिक क्या होते हैं, सुपरसोनिक क्या होते हैं, हाइपरसोनिक क्या होते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि ध्वनि अगर ध्वनि की चाल ज़्यादा है, ये ध्वनि है ना, ध्वनि की चाल ज़्यादा है, ध्वनि की चाल जो है अगर ज़्यादा है, ठीक है, ध्वनि की चाल ज़्यादा है तभी तो वस्तु की चाल को ढकेल रहा है। तो ध्वनि की चाल अगर ज़्यादा रहे ना और वस्तु की चाल अगर कम रहे तो इस कंडीशन को बोलते हैं सबसोनिक। ओके, यही उल्टा अगर पूछ ले आपसे कि ध्वनि की चाल जो है ये कम है और वस्तु की चाल ज़्यादा है, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, सुपरसोनिक। ओके, अब देखिए ध्वनि की चाल से वस्तु की चाल 5 गुना ज़्यादा है। ठीक है, मतलब वस्तु की चाल 5 गुना ज़्यादा है, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हाइपरसोनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हाइपरसोनिक बोलेंगे। ओके, तो कल जो हम पढ़ने वाले हैं तरंग पढ़ेंगे और भी अच्छे से पढ़ेंगे तरंग के बारे में। ओके, और जो भी टॉपिक लेके आते हैं इससे आपका एग्जाम काफ़ी अच्छे से तैयारी हो जाएगा आपका। ठीक है, देखिए हम टॉपिक जो भी लेके आते हैं ना वो एनालिसिस करके लेके आते हैं। आप मेरा टॉपिक पढ़ लीजिए, उसके बाद सेट लगाइए, सेट आपका जो है इंक्रीज़ करेगा, मतलब कि नंबर आपका इंक्रीज़ करेगा सेट में। ठीक है, आप एक बार लगा के देखिए, मेरा टॉपिक पढ़िए और सेट लगाइए, बिल्कुल इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि हम लूसेंट चला रहे हैं, लूसेंट से क्वेश्चन रहता ही है हर सेट में। ओके देन, चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, हम लोग कल पढ़ेंगे तरंग के बारे में और भी अच्छे से विस्तार से। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 है, अगर आप लोग 1 से लेकर 2 तक नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। ओके, समझते हैं ध्यान से। देखिए आज हम पढ़ेंगे तरंग के बारे में। ओके, तरंग जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं यांत्रिक तरंग, एक होते हैं अयांत्रिक तरंग। ओके, अयांत्रिक तरंग का अन्य नाम पूछ लिया तो विद्युत चुंबकीय तरंग और यांत्रिक तरंग को ही बोले जाते हैं। अब देखिए यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम चाहिए, मतलब कि ठोस द्रव गैस एक क्या है, माध्यम है। तो यांत्रिक तरंग को चलने के लिए माध्यम की जरूरत चाहिए। ओके, और जबकि अयांत्रिक तरंग जो है माध्यम एक रुकावट बन जाता है, माध्यम रुकावट बन जाता है। यांत्रिक तरंग को चाहिए माध्यम, तभी वो यांत्रिक तरंग चलेगा। ठीक है, लेकिन अयांत्रिक तरंग जो है एक माध्यम नहीं बल्कि माध्यम एक रुकावट बन जाता है। यांत्रिक तरंग के लिए माध्यम रुकावट बन जाता है। अब समझिएगा ध्यान से, यांत्रिक तरंग को 2 भागों में हम लोग बांटते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। ओके, अब देखिए यांत्रिक तरंग जो है ये तीनों अवस्था में चल सकती है, ठोस द्रव गैस, ये तीनों अवस्था है तो ये तीनों अवस्था में चल सकती है, ठोस द्रव गैस। ओके, अयांत्रिक तरंग पदार्थ के तीनों अवस्था के साथ साथ निर्वात में भी चले तो वो कौन सी तरंग का उदाहरण है, तो अयांत्रिक तरंग का उदाहरण है, जिसे बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। ओके, आगे देखते हैं यांत्रिक तरंग। देखिए यांत्रिक तरंग को 2 भागों में बांटते हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य तरंग किसे बोलेंगे, जब कोई तरंग कण की दिशा के माध्यम के कण की दिशा के समानांतर होती है तो उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। जैसे कि ये कण हो गया, ठीक, कण की दिशा के समानांतर अगर चल रही है, समानांतर अगर इस तरह से चल रही है तो वो कौन सी तरंग का उदाहरण है, तो वो एक अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। अब वही देखिए अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण कैसे बोला गया है कि जब कोई तरंग कण के
दिशा के लंबवत चले, कण की दिशा के लंबवत चले, इस तरह से लंबवत चले। ओके, तो ये कैसी तरंग का उदाहरण है? तो ये अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एग्जाम्पल आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि ध्वनि कैसी तरंग है? तो ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। ओके, पी तरंग जैसे कि भूकंप जो आते हैं वो 3 प्रकार के तरंग उत्पन्न होते हैं, PSL होते हैं ना। तो पी तरंग जो है ये अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। एक देखिए स्प्रिंग, कौन सा स्प्रिंग? सर्पिलाकार स्प्रिंग, ठीक है। जैसे कि अंडा जो बनाया जाता है गिलास में, अंडा फोड़ के जो मिलाते हैं ऐसे करके, तो वो जो स्प्रिंग होते हैं गोल कलर का सर्पिलाकार, ठीक है, वो कैसी तरंग का उदाहरण है? तो एक अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न करती है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जाम्पल में क्या क्या देखें? अनुदैर्घ्य तरंग में ध्वनि तरंग, पी तरंग, सर्पिलाकार स्प्रिंग में ये सब कैसी तरंग उत्पन्न होती है? इस सब में तो अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न करती है। ओके, अब देखिए अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण देखते हैं। जैसे कि समुद्र में उठने वाला लहर, समुद्र में उठने वाला लहर ये कैसी तरंग का उदाहरण है? तो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ओके, सितार गिटार तना हुआ डोरी, सितार गिटार और तना हुआ डोरी एकदम टर्न के रखते हैं, ठीक है, वो कैसी तरंग का उदाहरण है? तो एक अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ओके, बीना में जो ध्वनि निकलती है वो कैसी तरंग का उदाहरण है? तो एक अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण कौन कौन देखे? समुद्र में उठने वाला लहर, सितार गिटार तनाव युक्त डोरी, ये सब में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप समझिएगा ध्यान से, ध्वनि तरंग को हम अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्वनि तरंग जो होती है, ठीक है, ध्वनि तरंग मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, ध्वनि को किस में दर्शाते हैं, किससे डिनोट करते हैं? तो V0 से डिनोट करते हैं, ध्वनि को V0 से डिनोट करते हैं। ओके, अब समझिएगा ध्वनि की चाल जो होती है हवा में कितनी होती है? 330 मीटर पर सेकंड होती है हवा में, 330 मीटर पर सेकंड हवा में होती है ध्वनि की चाल। ओके, अब देखिए ध्वनि की चाल जो है सबसे तेज किस में चल सकती है? ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में और निर्वात में बिल्कुल ही नहीं। ओके, निर्वात में नहीं चल सकती है। ओके, तो क्या क्या बोले? ध्वनि की चाल किस में? ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में, फिर निर्वात में बिल्कुल ही नहीं चलेगी। तो सबसे ज़्यादा किस में चलेगी? ठोस में चलेगी। ओके, अब देखिए ध्वनि की चाल को सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने नापा था? तो वो नापे थे लैपलॉक्स नाम का एक वैज्ञानिक थे, वही जो है ध्वनि की चाल को नापे थे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ध्वनि में आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि सबसोनिक क्या होते हैं? सबसोनिक जो होते हैं ये क्या होते हैं? ठीक है, आप समझिएगा सबसोनिक किसे बोलते हैं। अगर ध्वनि की चाल कम है, ध्वनि की चाल अगर कम है वस्तु की चाल से कम है ध्वनि की चाल, तो ये कौन सी तरंग का उदाहरण है? तो सुपरसोनिक का उदाहरण है। समझिएगा, यहाँ फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए सुपरसोनिक नहीं, सबसोनिक समझिएगा। सबसोनिक समझा रहे हैं। सबसोनिक किसे बोलते हैं? ओके, सबसोनिक किसे बोलेंगे? जब ध्वनि की चाल ज्यादा हो, जब ध्वनि की चाल ज्यादा हो किससे? वस्तु की चाल से। वस्तु की चाल कम और ध्वनि की चाल ज्यादा हो तो इसे बोलते हैं सबसोनिक। अब सुपरसोनिक किसे बोलेंगे? ध्वनि की चाल कम और वस्तु की चाल ज्यादा, तो इसे क्या बोलेंगे? सुपरसोनिक बोलेंगे। ओके, एग्जाम्पल में मिसाइल, फाइटर जेट, ये सब क्या है? सुपरसोनिक का उदाहरण है। ओके, अब देखिए हाइपरसोनिक किसे बोलते हैं? हाइपरसोनिक किसे बोलेंगे? जब ध्वनि की चाल कम और वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से 5 गुना ज्यादा हो, मतलब ध्वनि की चाल से वस्तु की चाल 5 गुना अगर ज्यादा है तो ये एक हाइपरसोनिक का उदाहरण है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से, मैक संख्या। देखिए मैक संख्या किसे बोलते हैं? समझिएगा, मैक संख्या किसे बोले जाते हैं? मैक संख्या हम लोग उसे बोलते हैं जैसे कि तुलना समझते हैं ना, जैसे कि वस्तु की चाल इतना है, ध्वनि की चाल इतना है, एक दूसरे में तुलना की जाती है। ओके, तुलना करने के बाद जो भी काट छांट के आएगा उसमें जो निकलेगा आंसर वही मैक संख्या होती है। जैसे कि मैक संख्या किसे बोलेंगे? वस्तु की चाल मान लीजिए 660 है, वस्तु की चाल मान ले 660 है। ओके, और ध्वनि की चाल 330 है, तो 1 0 कट गया। 33 को 66 बार में काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। ओके, तो ये 2 जो निकला ये क्या निकला? ये मेरा मैक संख्या निकला। क्या निकला? मैक संख्या निकला। ओके, 2 क्या निकला? तो मैक संख्या निकला। क्या बोले? वस्तु की चाल 660 है, ध्वनि की चाल 330 है, काटे 2 आंसर निकला था। 2 क्या है? तो मैक संख्या है। तो मैक संख्या निकालने के लिए आप समझ गए होंगे कैसे निकाला जाता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा ध्यान से। अब देखिए यहाँ देखते हैं ध्वनि को प्रभावित करने वाला, ध्वनि को कौन प्रभावित करता है? क्या ध्वनि पे दाब बढ़ाएंगे तो ध्वनि प्रभावित होगा, हिलेगा, डोलेगा, या फिर कोई कम बेस होगा? कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि ध्वनि पे दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब दाब बढ़ाइए या घटाइए उससे मतलब नहीं है, ध्वनि पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दाब बढ़ाने पे ध्वनि पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, ताप
ताप बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि ताप पे और ध्वनि पे सीधा प्रभाव पड़ता है। ओके, ताप बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगा। जैसे कि ताप मान ले 1 डिग्री सेल्सियस हम ताप बढ़ाए, ओके, तो ध्वनि की चाल कितना तेज हो जाएगा, तो 0.61 मीटर पर सेकंड तेज हो जाएगा। ओके, 1 डिग्री अगर ताप बढ़ा दिए, मान ले ध्वनि मतलब कि ताप जो है टेम्परेचर अगर 1 डिग्री बढ़ा दिए तो ध्वनि की चाल जो है ये कितना तेज हो जाएगा, 0.61 मीटर पर सेकंड, 0.61 मीटर पर सेकंड जो है ध्वनि की चाल ये तेज हो जाएगा। ओके, बढ़ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अनुभार पे ना उल्टा प्रभाव पड़ता है, अनुभार पे उल्टा प्रभाव पड़ता है, मतलब कि जो भी हल्की गैस है, जो भी हल्की गैस है उसमें ध्वनि की चाल तेज हो जाएगी। जैसे कि हाइड्रोजन हल्की गैस है तो ध्वनि की चाल तेज हो जाएगी। ओके, हाइड्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन भारी गैस है, ठीक है, तो ध्वनि की चाल जो है किस में कम हो जाएगा, जो भारी गैस है उसमें कम हो जाएगा। फिर से समझिएगा, अनुभार पे उल्टा प्रभाव पड़ता है। कहने का अर्थ ये हो गया, अनुभार मान लीजिए कि हाइड्रोजन का अनुभार 2 है, हाइड्रोजन का अनुभार 2 है तो ध्वनि की चाल कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, किसके तुलना में, ऑक्सीजन की तुलना में। देखिए, हाइड्रोजन का अनुभार 2, ऑक्सीजन का अनुभार 32। ओके, तो ये दोनों में बताइए ध्वनि तेज किस में चलेगी, जिसका अनुभार कम होगा। ठीक है, जिसका अनुभार कम हो जाए, हाइड्रोजन का मान लें अनुभार कम है तो ध्वनि की चाल ज्यादा किस में होगा, हाइड्रोजन में होगा। ऑक्सीजन का अनुभार मान लें 32 है, ठीक है, तो ध्वनि कम किस में होगा, ऑक्सीजन में होगा। तो ये उल्टा प्रभाव पड़ता है। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, अनुभार ज्यादा है तो ध्वनि की चाल कम, अनुभार कम तो ध्वनि की चाल तेज, उल्टा प्रभाव पड़ता है। ओके, अब देखिए नमी या आर्द्रता, इस पे कैसा प्रभाव पड़ता है, नमी या आर्द्रता पे, तो इस पे सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नमी बढ़ाएंगे या फिर आर्द्रता बढ़ाएंगे ध्वनि हो जाएगा तेज, ध्वनि क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। ठीक है, अगर नमी कम करेंगे ध्वनि कम हो जाएगा, मतलब कि सीधा प्रभाव पड़ता है। नमी रहेगा, नमी अगर बढ़ाएंगे, नमी या आर्द्रता बढ़ाएंगे तो ध्वनि हो जाएगा तेज, नमी घटाएंगे ध्वनि हो जाएगा कम, तो सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ध्वनि तरंग की विशेषता समझिएगा। जैसे कि आपको पढ़ने मिलेगा तीव्रता, तीव्रता किसे बोलते हैं, तीव्रता को हम लोग प्रबलता भी बोल सकते हैं। ओके, अब देखिए, तीव्रता पे ध्वनि का सीधा प्रभाव पड़ता है। तीव्रता मतलब फ्रीक्वेंसी जिसे बोलते हैं, वो अगर तेज करेंगे तो ध्वनि हो जाएगा तेज करेंगे तो ध्वनि हो जाएगा तेज, कम करेंगे तो ध्वनि हो जाएगा कम। जैसे कि हम जोर से बोलेंगे, तीव्रता बढ़ाए, जोर से बोले तो ध्वनि हो गया तेज, कम बोले तो ध्वनि हो गया कम। तो इसीलिए कहा जाता है तीव्रता पे जो है ध्वनि का सीधा प्रभाव पड़ता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा। धीमी बोलेंगे तो ध्वनि हो जाएगा कम, तेज बोलेंगे ध्वनि हो जाएगा तेज। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसलिए कहा जाता है ध्वनि पे तीव्रता का सीधा प्रभाव पड़ता है। तीव्रता को किस में नापते हैं, ध्वनि की तीव्रता किस में नापते हैं, तो नापते हैं डेसिबल में। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में नापते हैं। ओके, एक देखिए, ध्वनि की विशेषता में आपको पढ़ने मिलेगा तीक्ष्णता। तीक्ष्णता को इंग्लिश में बोला जाता है पिच, तीक्ष्णता को इंग्लिश में बोला जाता है पिच। ओके, अब पिच को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, तो अपसर्व, सर्व, प्रासर्व। अपसर्व, सर्व, प्रासर्व, ये किसके उदाहरण है, तीक्ष्णता के उदाहरण है, मतलब पिच के उदाहरण है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से, देखिए 3 भागों में बांटा गया था, अपसर्व, सर्व, प्रासर्व। अपसर्व किसे बोलेंगे, जिसकी आवृत्ति मतलब जिसका हर्ट्ज मतलब आवृत्ति का मतलब क्या होता है, हर्ट्ज होता है ना, इस तरह से। तो देखिए, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो, 20 हर्ट्ज से अगर उसकी आवृत्ति कम है, ठीक है, तो वो कौन सी तरंग का उदाहरण है, अपसर्व तरंग का उदाहरण है। ओके, अपसर्व तरंग का उदाहरण है। 20 हर्ट्ज से अगर उसकी आवृत्ति कम है तो वो कौन सी तरंग है, अपसर्व तरंग है। ओके, अब देखिए 20 से 20,000 के मतलब हो गया 1000। ओके, तो 20 से 20,000 के बीच अगर है उसकी आवृत्ति तो वो कौन सी तरंग का उदाहरण है, तो सर्व तरंग का उदाहरण, जो हम लोग सुन पाते हैं। तो हम लोग कौन सी तरंग सुनते हैं, सर्व तरंग सुनते हैं, सर्व। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, प्रासर्व तरंग की आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा अगर है तो कौन सी तरंग का उदाहरण है, प्रासर्व तरंग का उदाहरण है। ओके, जो कि चमगादड़ लोग उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ कैसे उत्पन्न करते हैं, जब चमगादड़ ऐसे उड़ते हैं ना, तो वो अब चमगादड़ को तो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो प्रासर्व तरंग वो छोड़ते हैं। अगर उड़ते उड़ते प्रासर्व तरंग छोड़ा, आगे दीवार में टकरा गया, उसको पता नहीं चलता है कि आगे दीवार है कि क्या है, तो टकरा के जो वापस आ जाता है ना, तो जो चमगादड़ क्या समझता है कि आगे दीवार है, मुझे ये देकर नहीं जाना है। टकरा के अगर वापस आ गया तो उसके बाद उड़ते उड़ते फिर तरंग छोड़ा, प्रासर्व तरंग छोड़ा। ठीक है, छोड़ा, उसके बाद टकरा के वापस नहीं आया, पार हो गया, तो उसे लगता है चमगादड़ को कि मेरा जो ध्वनि
तरंग छोड़े, पराश्रव तरंग छोड़े, वो इस पार से उस पार हो गया। मतलब कि यहाँ कोई दीवार उवाल नहीं है, यहाँ कोई टकराने का साधन नहीं है, यहाँ से हम जा सकते हैं। तो इस तरह से अपनी दिशा को तय करने के लिए चमगादड़ पराश्रव तरंग की सहायता लेते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि ओके। कोई डाउट अगर रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये जो है लुसेंट का लेक्चर नंबर 4 है। आप लोग को पता ही होगा कि वेलोसिटी क्लासेस पे लुसेंट सीरीज चलाया जा रहा है। ओके, और एक बात की जानकारी आप लोग को दे देते हैं कि जितने भी नए स्टूडेंट हैं और आप लोग चाहते हैं, नए स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है लुसेंट, तो आप लोग के लिए ही ये सीरीज चलाया जा रहा है। ओके, बिल्कुल समझ में आएगा। और एक बात और है कि आप लोग चाहते हैं कि ग्रुप डिस्कशन कराएं, ठीक है, तो आप 51 रुपये फी दे के आप ग्रुप डिस्कशन में आप शामिल हो सकते हैं। ओके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिलेगा, आप फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। ग्रुप डिस्कशन कराते हैं वहाँ पे, ठीक है, वहाँ टॉपिक लेके आते हैं लुसेंट का। ओके, वहाँ अच्छे से कवर कराया जाता है और वहीं पे याद करवा दिया जाता है, ठीक है। तो नए लोग जितने भी हैं वो ज्वाइन जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम तरंग के बारे में पढ़ रहे थे, समझिएगा ध्यान से। तरंग जो है ये दो प्रकार के तरंग होते हैं। एक होते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग को ही अयांत्रिक तरंग कहे जाते हैं, और एक होते हैं यांत्रिक तरंग, ओके, ये सब तरंग के उदाहरण है। अब समझिएगा ध्यान से। हम यांत्रिक तरंग जो है, यांत्रिक तरंग के बारे में लगभग पढ़ लिए थे, आज हम इससे ज़्यादा जानेंगे। ओके, समझिएगा। देखिए यहाँ पे जानेंगे हम लोग कि यांत्रिक तरंग जो होते हैं ये दो प्रकार के होते थे, ठीक है। एक होते थे अनुदैर्घ्य तरंग, एक होते थे अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। दोनों हम पढ़ लिए थे पहले वाले वीडियो में, मतलब इससे पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें हम आपको मिल जाएगा, मतलब लेक्चर नंबर 3 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो पढ़ के ही आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है, ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आए। समझिएगा ध्यान से। अब देखिए ध्वनि की विशेषता के बारे में जानेंगे। अनुदैर्घ्य तरंग, ये ध्वनि तरंग का एक उदाहरण है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ध्वनि तरंग कैसी तरंग है, तो अनुदैर्घ्य तरंग है, जो कि यांत्रिक तरंग को दो भागों में जो बांटा गया था ना, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, तो वही अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य हम पढ़ लिए थे। अनुदैर्घ्य में कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ था, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। तो वही है ध्वनि कैसी तरंग है, तो अनुदैर्घ्य तरंग है। अब ध्वनि की विशेषता के बारे में हम लोग जानेंगे कि ध्वनि की कितनी विशेषताएं हैं। ओके, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है, ध्वनि की विशेषता क्वेश्चन पूछता है। इसी में आपको पढ़ने मिलेगा ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीक्ष्णता जिसे बोलते हैं पिच, ओके, ध्वनि की फ्रीक्वेंसी, सारा इसी में पढ़ने को मिलेगा। समझिएगा ध्यान से। ध्वनि की विशेषता की बात बोलेंगे तो ये 3 प्रकार की विशेषता आपको देखने को मिलेगा। पहला विशेषता मिलेगा आपको तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता। अब देखिए ध्वनि की तीव्रता को प्रबलता भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, ध्वनि की तीव्रता को प्रबलता भी बोल सकते हैं। अब देखिए प्रबलता की बात बोलेंगे तो ध्वनि की तीव्रता को किसमें नापे जाते हैं, किसमें नापा जाता है, तो डेसिबल में नापा जाता है। ओके, किसमें नापा जाता है, डेसिबल में नापा जाता है। आप समझिएगा ध्वनि की तीव्रता जो होती है ना, ध्वनि पे ये सीधा प्रभाव पड़ता है इसका, ठीक है। कहने का अर्थ ये हो गया, तीव्रता अगर बढ़ाएंगे ना तो ध्वनि भी बढ़ेगा, तीव्रता बढ़ाएंगे तो ध्वनि भी बढ़ेगा, मतलब आवाज भी बढ़ेगा। हम जोर से बोलेंगे तो आपको जोर से सुनाई पड़ेगा, तो तीव्रता पे जो है ध्वनि का सीधा प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिए तीक्ष्णता, क्वेश्चन जो गिरता है ना वो तीक्ष्णता से गिरता है, जिसे बोलते हैं पिच। ओके, मतलब तीक्ष्णता, इस पे ना ध्वनि का उल्टा प्रभाव पड़ता है। उल्टा प्रभाव कहने का अर्थ ये हो गया कि अगर आप तेज बोलेंगे, जोर से बोलेंगे तो ध्वनि हो जाएगा आपका पतला, ध्वनि हो जाएगी आपकी कैसी, पतली ध्वनि हो जाएगी। कहने का अर्थ ये समझिए। देखिए क्या बोले, मोटा या पतला, मोटा या पतला, तीक्ष्णता का मतलब हो गया मोटा या पतला ध्वनि हो सकती है। कहने का अर्थ समझिए। देखिए इस पे उल्टा प्रभाव पड़ता है। आप अगर जोर से बोलेंगे, मतलब कि जोर से बोलेंगे तो ध्वनि हो जाएगा आपका पतला। मतलब क्या बोले हम, जोर से, देखिए जोर से, ठीक है, कस के बोलना है, हेलो, तो आवाज हो जाएगा आपका पतला, ठीक है। आप स्लो अगर बोलेंगे, स्लो आस्ते बोलेंगे, मतलब कि कम आवाज से बोलेंगे, हेलो, तो आवाज हो जाएगा मोटा। कहने का अर्थ ये हो गया कि यही चीज जो है ना तीक्ष्णता, मतलब पिच पे उल्टा प्रभाव पड़ता है ध्वनि का। जोर से बोलेंगे ध्वनि हो जाएगा पतला, ठीक है, और धीरे बोलेंगे ध्वनि हो जाएगा मोटा, मतलब उल्टा प्रभाव पड़ता है। ओके, कहने का अर्थ हो गया, समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, अब समझिए, इससे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अब देखिए शेर जो होते हैं उसका ध्वनि मोटा या पतला, तो अब क्या बोलेंगे, मोटा, ध्वनि आपको देखने को मिलेगा मोटा, ठीक है। आप समझिए बच्चा का ध्वनि पतला या मेरा ध्वनि पतला,
तो आप क्या बोलेंगे, बच्चा का ध्वनि पतला। जोर से अगर बोलते हैं तो उसका होता है पतला, ठीक है, पतला हो जाता है। तो बच्चा को जो होता है पिच, मतलब पिच जो होता है पुरुष की तुलना में पतला होता है, पुरुष की तुलना में पतला होता है उसका ध्वनि। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से, इसे ना 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। आपको पढ़ने मिलेगा अपसर्व, सरब और परासर्व, अपसर्व, सरब और परासर्व। समझिएगा ध्यान से, अपसर्व की आवृत्ति आपसे पूछेगा, अपसर्व की आवृत्ति कितनी होती है, तो क्या बोलेंगे 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से अगर कम है तो अपसर्व तरंग के अंतर्गत आते हैं, अपसर्व ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। ओके, एक होता है सर्व। सर्व मतलब अच्छा, कहने का अर्थ ये हो गया कि हम लोग के लिए कौन सी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सर्व तरंग होना चाहिए, सर्व ध्वनि होनी चाहिए। ओके, कि इसका आवृत्ति की बात अगर बोलेंगे तो सर्व तरंग की आवृत्ति कितनी होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। देखिए 20 के लिख दिए, के का अर्थ होता है 1000। ओके, याद रखिएगा। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक कौन सी ध्वनि, सर्व तरंग मतलब सर्व ध्वनि, ठीक है, सर्व तरंग बोल सकते हैं आप। ओके, अब देखिए प्रासर्व तरंग की बात बोलेंगे तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है तो कौन सी तरंग के अंतर्गत वो आएंगे, प्रासर्व तरंग के अंतर्गत आएंगे। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। अपसर्व तरंगे 20 हर्ट्ज से अगर कम है तो अपसर्व तरंग हो जाएगा वो, ठीक है। सरब तरंगे 20 से 20,000 हर्ट्ज से तक है तो वो कौन हो जाएंगे, सर्व तरंग हो जाएंगे। प्रासर्व तरंग 20,000 हर्ट्ज से जितना ऊपर जा वो क्या हो गया, प्रासर्व तरंग हो गया। ओके, अब इसके एग्जांपल समझिएगा। अब सर्व तरंग के एग्जांपल, भूकंप जो आते हैं, भूकंप से जो निकलती है ध्वनि, ओके, तो वो उसमें कौन सी तरंग निकलती है, कैसी तरंग निकलती है, अपसर्व तरंग निकलती है, अपसर्व। ओके, भूकंप में अपसर्व तरंगे निकलती है। अब देखिए अपसर्व तरंगे कौन कौन सुन सकती है, कौन कौन सुन सकता है, तो वो समझिएगा। हाथी, गेंडा, घोड़ा, कबूतर। हाथी, गेंडा, घोड़ा, कबूतर, हाथी, गेंडा, घोड़ा, कबूतर। ये आपको पढ़ने मिलेगा, ऑप्शन दे देगा, इसमें एगो छांट देगा, ठीक है, एगो छांट देगा और वो इसमें दे देगा कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी दे देगा, ठीक ना। बोलेगा कि क्या अपसर्व तरंगे ये सब सुन सकते हैं, तो आप क्या मारेंगे, घोड़ा सुन सकता है। मतलब कि 4 ऑप्शन में एगो ये घुसा देगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन अपसर्व तरंग सुन सकता है, उत्पन्न कर सकता है, तो क्या बोलेंगे हाथी, गेंडा, घोड़ा, कबूतर, ये सब अपसर्व तरंगे सुन सकता है। आप समझिएगा ध्यान से। सर्व तरंगे, सर्व तरंगे हम लोग के लिए सर्व, इसकी आवृत्ति कितनी होती है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सर्व तरंगे होती है। अब देखिए प्रासर्व तरंगे, यहाँ समझिएगा प्रासर्व तरंगे कौन कौन सुन सकती है, कौन कौन उत्पन्न कर सकते हैं, तो वो समझिएगा। चमगादड़, चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली, मच्छर, चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली, मच्छर, ये सब उत्पन्न कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ओके, प्रासर्व तरंगे, और इसकी आवृत्ति कितनी होती है, 20 के हर्ट्ज से ज्यादा, 20 के हर्ट्ज से ज्यादा, मतलब कि 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है तो प्रासर्व तरंग के उदाहरण है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हम लिखे हैं लुसेंट 108 टॉपिक, मतलब लुसेंट का हम 108 टॉपिक कराएंगे। 108 टॉपिक क्या, फुल्ली लुसेंट ही हम कराएंगे। ओके, आप लोग घबराइएगा नहीं, चैनल पे बने रहिएगा। जितने भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आप लोग के लिए ऐसे ही मेहनत हम करते रहें। ओके, अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए एक होता है ध्वनि की विशेषता में गुणता, गुणता पढ़ने को मिलेगा। गुणता क्या डिसाइड करता है, अंतर डिसाइड करता है, अंतर। आप समझिएगा ध्यान से, जैसे कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई मुझे आवाज दे रहा है, ठीक, या कोई मुझे आवाज दे रही है, मम्मी आवाज दे रही है या पापा आवाज दे रहे हैं, तो मुझे समझ में आ जाएगा ना कि किसका आवाज है, मम्मी का, पापा, मम्मी का आवाज है या पापा का आवाज है, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो गुण, गुण मतलब अंतर, गुणता का अर्थ हो गया कि गुणता जो है ये अंतर को बताता है, ठीक है, कौन आपको बुला रहा है या फिर कौन आपको बुला रही है। ओके, कहने का अर्थ समझिए, आप किसी से बतिया रहे हैं, समझ लीजिए, होगा तो बतियाते ही होंगे, ठीक है, तो मतलब होगा तो बतियाते ही होंगे, किसी से बतिया रहे हैं। आप देखिए किसी को कॉल किया, किसी को कॉल किया, अब वो आपकी वाली नहीं उठाई कॉल, बल्कि उसके पापा रिसीव कर लिए कॉल, बोलेंगे हेलो कौन, तो अपने समझेंगे नहीं मेरी वाली नहीं है, ये तो पापा है, ठीक है। आप तो उसको प्रणाम नहीं करेंगे, प्रणाम करेंगे तो पिटाई लग जाएगा आपका। ओके, तब फोन काट देंगे। समझते हैं ध्यान से, तो अंतर डिसाइड करता है। ओके, पहचान लेंगे, पहचानने की बात बोलेंगे तो गुणता जो है ध्वनि का अंतर डिसाइड करता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा ध्यान से, एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का परावर्तन देखिए किसे बोले जाते हैं। देखिए किसी सतह से ध्वनि पृष्ठ से टकरा के अगर फिर से सुनाई दे तो उसे क्या बोलते हैं, ध्वनि का परावर्तन। और ध्वनि के परावर्तन की वजह से क्या होता है, इको उत्पन्न होता है। क्या होता है, इको उत्पन्न होता है। इको को क्या बोलते हैं, प्रतिध्वनि बोलते हैं, प्रतिध्वनि बोलते हैं, ठीक है। इसलिए इको उत्पन्न ना हो इसलिए डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 17 मीटर होना चाहिए।
चाहिए 17 मीटर, एकदम कोना में दबाए रखेंगे, एकदम कोना, जैसे कि ताखा होता है ना, ताखा, इतने को ताखा होता है, ताखा में घुस के बोलेंगे हेलो, तो गुनकेगा, इको होगा, इको उत्पन्न होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 17 मीटर होना चाहिए डिस्टेंस, तब जो है इको उत्पन्न नहीं हो सकता। और श्रोताओं को सुनने के लिए ही 17 मीटर की डिस्टेंस चाहिए, ये भी जरूरी है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और इको उत्पन्न ना हो इसके लिए और भी उपाय है। उपाय क्या है, तो इको चाहते हैं कि इको उत्पन्न ना हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए, तो दीवार जो है खुदरा होना चाहिए, मतलब खुदरा कर दो। कहने का अर्थ ये हो गया, कोई अगर बिछावन है या फिर कम्बल है या फिर ओढ़ने वाला कोई चीज़ है या फिर खाखरा होता है ना, ऐसा कोई चीज़ दे दो, ठीक है, एकदम ऐसे झांप दो ताकि इको टकराए नहीं, मतलब कोई मुलायम सा चीज़ जो है ऐसे चिपका दो, ठीक है, ताकि इको उत्पन्न ना हो। ओके, इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इको उत्पन्न नहीं करने के लिए आपको ये सब चीज़ चिपकाने पे इको उत्पन्न नहीं होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन पूछेगा, कान पर ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 1/10 सेकंड, 1/10 सेकंड होती है, मतलब कि 1.1 सेकंड जो है, मतलब 1 मिनट नहीं, 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड जो है कान पे ध्वनि रहती है। अगर कोई आपको आवाज़ दिया, सुनते हैं जी, तो बस ये कितना देर तक रहेगा, 0.1 सेकंड तक ही आपके कान पे ये असर रहेगा। ओके, इसलिए बोला जाता है कान पे ध्वनि की चाल कितना देर तक रहती है, तो 1/10 सेकंड। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम क्या देखें, ये हम देखें यांत्रिक तरंग के बारे में। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में, ठीक है। देखिए, तरंग को 2 भागों में बांटा गया था। तरंग को एक विद्युत चुंबकीय तरंग, एक यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग का डिफिनेशन में हम ध्वनि के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, इसी को कहा जाता है अयांत्रिक तरंग, इसी को अयांत्रिक तरंग कहे जाते हैं। अब देखिए, अयांत्रिक तरंग बोलिए या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग बोलिए, इसको ना 7 प्रकार की होती है, ठीक है। इसको 7 प्रकार के भागों में बांटा गया, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है 7 प्रकार की होती है। ओके, और एक ट्रिक के माध्यम से आपको कंप्लीट याद करा देंगे, इसलिए ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा देते हैं, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि इनमें से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है या फिर नहीं है, इस तरह से पूछते हैं। तो समझिएगा ध्यान से, देखिए ट्रिक क्या है, गाए अबीजू इन्फा मारे, ठीक है। ट्रिक क्या, देखिए ट्रिक क्या बनाया है, गाए अबीजू इन्फा मारे, ठीक है, ये ट्रिक बना दी है। ओके, अब समझिएगा ध्यान से। गो से हो गया गामा किरण, ए से हो गया एक्सरे किरण, ठीक है, ओ से हो गया अल्ट्रावायलेट किरण, मतलब कहने का अर्थ हो गया पराबैंगनी किरण, ठीक है। विजुअल का अर्थ हो गया दृश्य प्रकाश, ये आपको प्रकाश के चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। इन्फ्रारेड का अर्थ हो गया अवरक्त किरण, ठीक है। माँ से क्या हो गया, मो से माइक्रो किरण, माइक्रोवेव मतलब माइक्रो बोल सकते हैं सूक्ष्म किरण। ओके, रे से क्या हो गया, रेडियो तरंग। ओके, रे से रेडियो तरंग बोल सकते हैं आप। ओके, अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे कंसेप्ट है, समझिएगा। गाए अबीजू इन्फा मारे, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसकी आवृत्ति इस सब में से ज्यादा होती है, कौन सी तरंग की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, वेधन क्षमता ज्यादा होती है, तो क्या बोलेंगे, गामा किरण की, ठीक है। गामा किरण की वेधन क्षमता ज्यादा होती है, आवृत्ति वेधन क्षमता गामा किरण की इस सब की किरण की तुलना में वेधन क्षमता गामा की ज्यादा होती है। और गामा किरण की खोज कौन किए थे, तो हेनरी बेकुलर किए थे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा ध्यान से, गामा किरण की वेधन क्षमता ज्यादा होती है, गामा किरण की, ये इधर है तभी तो। अब जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे ना, जैसे जैसे इधर जाएंगे वैसे ही वेधन क्षमता घटते जाएगा। जैसे जैसे देखिए, जैसे जैसे इधर जाएंगे ना, वेधन क्षमता क्या होगा, ऐसे 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 ये घटते जाएगा, वेधन क्षमता घटते जाएगा, ठीक है। क्या, वेधन क्षमता घटते जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे उधर जाएंगे वेधन क्षमता घटते जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ से देखते हैं। ओके, अब यहाँ से आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि इनमें से इस सब किरण में से, जैसे गामा, एक्सरे, दृश्य प्रकाश, यूवी किरण, अवरक्त किरण, ठीक है, इनमें से कौन ज्यादा दूर तक जा सकता है, कौन ज्यादा दूर तक जा सकता है, किसकी तरंगदैर्घ्य क्षमता सबसे ज्यादा होती है, तो आप क्या बोलेंगे, किसकी तरंगदैर्घ्य क्षमता सबसे ज्यादा होती है, कौन ज्यादा दूर तक जा सकता है, तो रेडियो किरण। कौन, रेडियो किरण। ओके, अब समझिएगा ध्यान से, गामा किरण का वेधन क्षमता ज्यादा था यहाँ से, अब ऐसे ऐसे जाएंगे तो वेधन क्षमता घटते जाएगा। अब इधर ऐसे आएंगे वेधन क्षमता बढ़ते जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए कंसेप्ट क्या है, दूर तक कौन जा सकता है। अब देखिए यहाँ आएंगे तो ये दूर तक जा सकता है, लेकिन आप इधर जाएंगे तो ये घटते जाएगा,
ठीक है, दूर तक जो भी तरंग जाते हैं, मतलब कि तरंगदैर्घ्य जो है ये घटते जाएगा। ओके, सबसे ज्यादा दूर तक कौन सी किरण जाएगा? तो रेडियो तरंग जाएगा। ओके, उसके बाद सूक्ष्म किरण जाएगा, जिसे बोलते हैं माइक्रोवेव। ओके, उसके बाद इस तरह से अवरत किरण जाएगा, इस तरह से बहुत दूर तक जाएगा। ओके, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा दूर तक कौन जा सकता है किरण? तो रेडियो किरण जा सकता है। वेधन क्षमता सबसे ज्यादा गामा किरण, वेधन क्षमता सबसे कम रेडियो किरण। ओके, सबसे ज्यादा तरंग है रेडियो तरंग, सबसे ज्यादा तरंग है किसका होगा? रेडियो तरंग का। ओके, सबसे कम तरंग है किसका होगा? तो गामा किरण का सबसे कम तरंग है होगा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा ध्यान से, इसका काम देख लेते हैं। ओके, समझिएगा, गामा किरण का खोज कौन किया था? हेनरी बेकेलर। ठीक है, हेनरी बेकेलर किए थे। एक्स किरण का रोंटगन किए थे। यूवी मतलब कि पराबैंगनी किरण का रिटर किए थे। ओके, दृश्य प्रकाश का देख लीजिएगा, न्यूटन किए थे शायद। ओके, इन्फ्रारेड अवरत किरण का हर्शेल किए थे। ओके, माइक्रोवेव का देख लीजिएगा, लघु करके होगा, लघु ऐसे देख, मार्कोनी ऐसे कुछ होगा ना, मार्कोनी रेडियो का होगा, रेडियो किरण का मार्कोनी। ओके, अब माइक्रो लघु का देख लीजिएगा कौन किया था, इसका याद नहीं आ रहा है। ओके, अब देखिए इसका हम काम देख लेते हैं आप। ओके, समझिएगा ध्यान से, गामा किरण का वेधन क्षमता ज्यादा होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए वेधने की क्षमता किसमें होगा ज्यादा? गामा किरण में वेधन क्षमता ज्यादा हुआ। इसका खोज कौन किया था? हेनरी बेकेलर किए थे। ओके, ये शरीर को भेज सकता है, मतलब शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। कौन सी किरण? गामा किरण। ओके, कैंसर के इलाज में गामा किरण का प्रयोग करते हैं। ओके, कैंसर के इलाज में गामा किरण का प्रयोग करते हैं। कैंसर क्यों होते हैं? अनियंत्रित कोशिका विभाजन होने से होता है, तो अनियंत्रित कोशिका विभाजन को नष्ट करने का काम कौन करता है? तो वही गामा किरण करते हैं। ओके, तो कैंसर के इलाज में गामा किरण का प्रयोग करते हैं। MRI मशीन एक होता है। MRI जो मशीन होते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक मशीन होते हैं। ओके, जैसे ये हम मठिया पहने हैं ना, तो MRI मशीन से क्या निकलता है? तो वही MRI मशीन से वो गामा किरण छोड़ते रहता है। ठीक है, तो ये मठिया पहन के जाएंगे तो MRI मशीन जो है वो मुझे खींच लेगा, हाथ सहित एकदम एक बैग खींच लेगा। इसलिए वो गोदाम में घुसने से पहले जो है, मतलब वहाँ पे जाने से पहले जो है, ये आपको MRI मशीन से, जैसे वहां पे जाने से पहले जो है आपको लोहा वाला कोई भी चीज होता है वो खुलवा दिया जाता है। ओके, तो MRI मशीन में कौन सी किरण का इस्तेमाल होता है? तो गामा किरण का इस्तेमाल होता है। FCI के गोदाम में कौन सी किरण का इस्तेमाल होता है? तो गामा किरण का इस्तेमाल होता है। FCI गोदाम का अर्थ ये हो गया कि फ्रूट काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार का जितने भी अनाज होते हैं, गेहूं चावल जो भी होते हैं, तो FCI के गोदाम में ही रखवाते हैं। ठीक है, तो कीटाणु और ना लगे इसलिए थोड़ी सी मात्रा में गामा किरण का प्रयोग करके उसे मारने का काम करता है। नाभिकीय रिएक्टर में, ठीक है, विस्फोटक जो भी चीज होता है, जैसे एटम बम, नाभिकीय रिएक्टर, ये सब में गामा किरण का प्रयोग किया जाता है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, एक्सरे का खोज कौन किए थे? तो रोंटगन किए थे। अब देखिए एक्सरे का काम क्या क्या होता है, एक्सरे किरण का। बोन मतलब हड्डी, ठीक है, बोन मतलब कि हड्डी उड्डी टूट जाते हैं तो एक्सरे किरण का इस्तेमाल करते हैं कि जाके एक्सरे करा लो तुम, हड्डी उड्डी टूटा है कि नहीं टूटा है देख लेगा। देखिए अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए ये हाथ टूट गया है ना, हड्डी टूट गया है, तो एक्सरे किरण ऐसे छोड़ता है। ठीक है, छोड़ने पर अगर ई पार से ऊपर हो गया, हड्डी से ई पार से अगर ऊपर हो गया, ठीक है, तो समझ जाता है कि आपका हड्डी टूट गया है। ठीक है, क्योंकि हड्डी को ये नहीं भेज सकता, अगर हड्डी आपका ठीक है ना तो हड्डी इसे रोक लेगा, लेकिन हड्डी का टूट गया है, दरार पड़ गया है, तो किरण जो है ई पार से ऊपर हो जाएगा। तो समझ में आ जाता है कि ये जो है हड्डी आपका टूट गया है। तो एक्स किरण का किस में इस्तेमाल करते हैं? हड्डी की जांच में। दांतों की दरार में, दांत टूट जाने पे भी इसका इस्तेमाल करते हैं। रत्न की दरार में, मतलब हीरा उरा जो टूट जाते हैं ना, हीरा उरा जब टूट जाते हैं, ठीक है, तो आपको ऐसे पता नहीं चलेगा कि हीरा टूटा है कि नहीं टूटा है, लेकिन वही एक्सरे किरण छोड़ेगा ना तो पता चल जाएगा कि ये पास जब ऊपर हो जाता है ना किरण, तो पता चल जाएगा कि ये हीरा में दरार पड़ गया है। तो रत्नों की दरार में एक्स किरण का इस्तेमाल करते हैं। सीटी स्कैन में भी एक्स किरण का ही इस्तेमाल करते हैं। चिकित्सा डॉक्टर जो भी होते हैं सारा एक्स किरण का ही इस्तेमाल करते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यूवी मतलब क्या हो गया? पराबैंगनी किरण। अब देखिए पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करती है? तो वह करती है ओजोन परत। ठीक है, रक्षा कौन करती है? ओजोन परत करती है। पराबैंगनी किरण अगर छूट गया, धरती पर अगर आने लगा, ठीक है, तो क्या क्या नुकसान हो सकता है समझिए। पहले तो आपको त्वचा कैंसर हो जाएगा, अंधा उंधा हो जाएंगे आप। ओके, उसके बाद जो है जल। अब देखिए इसका इस्तेमाल भी है, पराबैंगनी किरण का इस्तेमाल भी है। नुकसान क्या है? तो त्वचा कैंसर इससे हो जाता है पराबैंगनी किरणों से। इसकी रक्षा कौन करता है? तो ओजोन परत करते हैं। अब देखिए जल, इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है वो समझिए। जैसे कि जल जैसे कि आरओ मशीन होता है ना, एक आरओ मशीन, तो जल को साफ करने में भी
यूवी किरण का इस्तेमाल करते हैं, मतलब पराबैंगनी किरण का इस्तेमाल करते हैं। ओके, कीटनाशक को मारने में किसका इस्तेमाल करते हैं? यूवी किरण का इस्तेमाल करते हैं। कीटनाशक को मारने में भी यूवी किरण का इस्तेमाल करते हैं। पानी को साफ करने में भी यूवी किरण का इस्तेमाल करते हैं। यूवी किरण का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि पराबैंगनी किरण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश किसका काम आता है? तो देखने में काम आता है। ओके, तो प्रकाश का एक चैप्टर है ये, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन। तो ये हम प्रकाश के चैप्टर में पढ़ेंगे, वो बहुत बड़ा चैप्टर है। ओके, वो हम दृश्य प्रकाश जो है ये प्रकाश के चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, आप समझिएगा ध्यान से। अवरक्त किरण, अवरक्त किरण का इस्तेमाल किस में होता है? तो नाइट विजन, मतलब कि नाइट में, अंधेरे में देखने के लिए किस किरण का इस्तेमाल करते हैं? तो अवरक्त किरण का इस्तेमाल करते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सीसीटीवी कैमरा में, सीसीटीवी कैमरा क्यों लगाए जाते हैं? ताकि रात में देख सके। ओके, तो सीसीटीवी कैमरा में किस किरण का इस्तेमाल होता है? तो होता है अवरक्त किरण का। कोहरा जो होते हैं, ठंड के दिनों में जो पूरा कोहरा छा जाता है, ठीक है, तो कोहरा आ जाएगा बीच में और सीसीटीवी काम ही नहीं करेगा, कोहरा को फाड़िए नहीं सकेगा। ठीक है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, चोर तो आसानी से एकदम चोरी उड़ी करके चल जाएगा। ठीक है, तो वही बात है, कोहरा को फाड़ने में, कोहरा को हटाने में, फाड़ने में, ठीक है, कोहरा को फाड़ने में, ठीक है, हटाने में लिख देते हैं। कोहरा को हटाने में किस किरण का इस्तेमाल करते हैं? तो अवरक्त किरण का इस्तेमाल करते हैं। और इसका खोज कौन किया था? तो वो किए थे हर्शेल नाम के वैज्ञानिक। ओके, अब देखिए रिमोट में, टीवी के रिमोट में जो है किस किरण का इस्तेमाल होता है? तो वह होता है किस किरण का? अवरक्त किरण का इस्तेमाल होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक होता है मैक्रो मतलब क्या हो गया? सूक्ष्म किरण। ओके, समझिएगा ध्यान से। सूक्ष्म किरण जो है ये क्या चीज़ के इस्तेमाल में आता है? समझिएगा, सेटअप बॉक्स देखते होंगे, छोटा सा सेटअप बॉक्स होता होगा, डिश टीवीयर होता होगा, तो उसके अंदर भी एक बल्ब रहता है ना, बल्ब। तो बल्ब जो है वो क्या चीज़ छोड़ते रहता है? सूक्ष्म किरण छोड़ते रहता है। सूक्ष्म किरण और अवरक्त किरण, जो टीवी वाला जो रिमोट होता है, ठीक है, सूक्ष्म किरण और जैसे कि टीवी के रिमोट में या फिर जो भी है सूक्ष्म किरण, तो वही जो उसके ऊपर जब ये संपर्क होता है ना, रिमोट और सूक्ष्म किरण जब संपर्क होता है तो चैनल वाला चेंज होने लगता है। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से कि सेटअप बॉक्स, जैसे सेटअप बॉक्स जो होता है, सेटअप बॉक्स में छोटा सा जो बल्ब लगा रहता है, उसमें किस किरण का इस्तेमाल होता है? तो सूक्ष्म किरण का इस्तेमाल होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। डिश टीवी में वही बोले, सेटअप बॉक्स में। ओके, स्पीड गन में, अब देखिए स्पीड गन आपको समझाने का प्रयास करते हैं। स्पीड गन वह गन होता है जैसे कोई बाइक वाला जो है, मोटरसाइकिल जैसे बोलते हैं, मोटरसाइकिल को ऐसे उड़ाया और सामने में ट्रैफिक पुलिस है, वो नहीं देख पाया, एकदम सट दूर घुस गया। तो ट्रैफिक पुलिस आप पता कैसे करे कितना स्पीड में बाइक था? तो वो क्या करेगा? गया, सब को घुसा, तुरंत वो स्पीड गन छोड़ा ऐसे करके ठन, और वहां से किरण जो है टकरा के स्पीड गन में आप बता देता है कि ये बाइक जो है 120 के रफ्तार में जा रहा था। ठीक है, तो स्पीड गन में किस किरण का इस्तेमाल होता है? तो वह होता है सूक्ष्म किरण का इस्तेमाल होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ओवन, खाना को गर्म करने में किस किरण का इस्तेमाल होता है? तो सूक्ष्म किरण का इस्तेमाल होता है। पिज्जा, बर्गर जो भी होता है, ये सूक्ष्म किरण के इस्तेमाल से खाना को गर्म किया जाता है। ओके, अब देखिए रेडियो तरंग जो है ये बहुत दूर तक जा सकता है, आपको तो बताई थी दूर तक जा सकता है। ओके, क्या जा सकता है? दूर तक जा सकता है ये। ओके, समझिएगा, जैसे कि किसी को सुनना है, ऐसे करके सुनना है, जैसे पायलट लोग जो है वो कैसे बात करते हैं? रेडियो तरंग के माध्यम से बात करते हैं। रेडियो और जो चलता है, एफएम जो बजता है, ठीक है, किस किरण के माध्यम से ये सब बजता है? ठीक है, तो रेडियो तरंग के माध्यम से ही ये सब काम करते हैं। ओके, तो वही हो गया, रेडियो में किस किरण का इस्तेमाल होता है? रेडियो तरंग का इस्तेमाल होता है। BBC, विविध भारती जो भी होता है, सब रेडियो तरंग का ही इस्तेमाल करते हैं। पायलट लोग किससे बात करते हैं? तो रेडियो तरंग के माध्यम से ही बातें करते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, टोटल कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। कोई डाउट अगर रह जाता है तो कमेंट कर सकते हैं आप। ओके, अब देखिए, अब समझिएगा ध्यान से। अब कुछ बातें आपको ध्यान रखना है जो कि ध्वनि तरंगे से है। ओके, समझिएगा ध्यान से। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे कि एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितना? ठीक है, तो 6420 मीटर पर सेकंड। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितना? 6420 मीटर पर सेकंड होती है एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल। ओके, और ध्वनि सबसे ज्यादा किस में चल सकती है? ठोस में चल सकती है। जो भी चीज ठोस चीज है वो ध्वनि उसमें तेज चल सकती है। ओके, निकेल में ध्वनि की चाल कितना? 60-40 मीटर पर सेकंड। स्टील में ध्वनि की चाल कितना? 59-60 मीटर पर सेकंड। ओके, अब देखिए लोहा में ध्वनि की चाल कितना? तो 51-30 मीटर पर सेकंड, 5130 मीटर पर सेकंड। जल में ध्वनि की चाल 1450 मीटर पर सेकंड। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। वायु में ध्वनि की चाल या फिर गैस में ध्वनि की चाल बोल सकते हैं आप, तो 330 मीटर पर सेकंड तक ये चलती है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि तेज सुनाई पड़ती है, ऐसा क्यों होता है?
तो ध्वनि के अपवर्तन के कारण जो है दिन के अपेक्षा रात में ध्वनि तेज सुनाई पड़ती है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ध्वनि द्वारा श्रोताओं की जो है आवृत्ति बताई गई है, डेसिबल बताया गया है, वो समझिएगा। ठीक है, WHO का मुख्यालय याद रखिएगा, जेनेवा पड़ता है WHO का मुख्यालय। ओके, अब देखिए ध्वनि की तीव्रता कितनी रखी गई है WHO के द्वारा, तो 45 डेसिबल रखी गई है। ठीक है, मिनिमम 45 डेसिबल रखी है, मतलब WHO के द्वारा बोला गया है कि 45 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि आप नहीं दे सकते हैं, ध्वनि नहीं बजा सकते हैं। ओके, जो भी हो 45 डेसिबल ही सीमित बताया गया है, जो कि सक्षम है, मतलब कि अच्छा ध्वनि बोला जा सकता है। ठीक है, 45 डेसिबल तक ही वो बताया गया है WHO के द्वारा। ओके, आप समझिएगा, ध्वनि शोर, बहुत ज़्यादा आवाज़ होने लगता है, बहुत शोर होने लगता है, कौन झनझनाने लगता है। ठीक है, तो कितना डेसिबल तक वो चला जाता है ध्वनि, तो शोर ध्वनि की बात बोलेंगे तो 80 डेसिबल, ये शोर ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। साधारण बातचीत की बात बोलेंगे तो साधारण बातचीत जो करते हैं एक दूसरे से कि हाँ भाई बताओ कैसा हाल है, क्या बात है। ठीक है, साधारण बातचीत के लिए कितना ध्वनि होती है, तो 30 से 40 डेसिबल जो है साधारण बातचीत के लिए ध्वनि की डेसिबल होती है। ओके, अब तेज बात करने के लिए कितना डेसिबल तक ध्वनि जाती है, तो 50 से 60 डेसिबल तक तेज बातचीत करने के लिए। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और जितने भी लोग पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, 51 रुपये फी लेके कंप्लीट लुसेंट को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वो फॉर्म फिल करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। उसमें ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है मीट एप्लीकेशन के माध्यम से। 51 रुपये कोई खास पैसा नहीं है। ओके, आप ऐसे भी जुड़ सकते हैं, जिसको पैसा नहीं है वो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम ऐसे भी जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए लुसेंट, ये है लुसेंट। ओके, आप लोग इससे तो बहुत ज़्यादा परिचित होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से जानते होंगे ये लुसेंट को। और ये लुसेंट इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है हर एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन गिरता है एकदम 100% है कि इससे क्वेश्चन आएगा, हर एग्जाम में आएगा, चाहे वो यूपीएससी के एग्जाम क्यों ना हो, इससे भी क्वेश्चन रहता है यूपीएससी के एग्जाम में। यूपीएससी तो भारत का टॉप एग्जाम है। ठीक है, टॉप लेवल का एग्जाम है। ठीक है, लेकिन फिर भी लुसेंट पढ़ते हैं, यूपीएससी स्टूडेंट भी लुसेंट पढ़ते हैं। ओके, और जेन्युइन जो एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे रेलवे हो, बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर है तो ये लुसेंट बुक है। ओके, आप अगर कंप्लीट ये लुसेंट पढ़ लेते हैं ना कंप्लीट, तो आपका रिजल्ट तय है, एकदम निश्चित है कि एकदम आपका रिजल्ट होगा। ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसका रिजल्ट बिना लुसेंट पढ़े हुआ हो? मेरा जो दोस्त है वो खुद बिहार दरोगा में पोस्टेड है। ओके, बीपीएससी में भी पोस्टेड है। ओके, तो वो अपना अनुभव बताते हैं कि देखिए लुसेंट काफ़ी जो है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। ओके, और जो भी लुसेंट पढ़ा है वही लुसेंट का महत्व समझ सकता है। तो आप लुसेंट पढ़िए। अगर आप लोग का नंबर इंक्रीज नहीं कर रहा है तो बिल्कुल करेगा, एकदम 100% की करेगा। ओके, इसलिए आप लोग जो है कंटिन्यूटी बना के रखते हैं तो ये हम लुसेंट को कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए जो भी नया स्टूडेंट है ना, उसको लुसेंट समझ में नहीं आता है, नया स्टूडेंट को लुसेंट समझ में नहीं आता, इसलिए हम इसे इस तरह से लिख के समझाने का प्रयास करते हैं। ओके, तो आप लोग को कंटिन्यूटी बना के रखना है ताकि हम ये पूरी तरह से लुसेंट को ख़त्म कर सकें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री हम कंप्लीट करा दिए हैं और यह जो है लुसेंट फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5 है। ओके, जिसमें हम जानेंगे प्रमुख उपकरण, ठीक है, एवं आविष्कारक। आप समझते हैं ध्यान से। देखिए क्वेश्चन आएगा, विद्युत बैटरी के आविष्कार कौन है, तो वह है अलेसांड्रो वोल्टा। ओके, बाईसाइकिल के आविष्कारक कौन है, तो वह है मैकमिलन। ठीक है, बाईसाइकिल के मैकमिलन, विद्युत बैटरी के अलेसांड्रो वोल्टा, बाइफोकल लेंस के बेंजामिन फ्रैंकली। ठीक है, बाईसाइकिल के मैकमिलन। ओके, फिर से रिकॉल कर देते हैं। देखिए विद्युत बैटरी के आविष्कारक अलेसांड्रो वोल्टा, बाईसाइकिल के मैकमिलन। ओके, बाइफोकल लेंस के आविष्कारक बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्रेस्कोग्राफ के आविष्कारक जेसी बोस। ओके, अब देखिए क्रेस्कोग्राफ का अगर बात आ गया तो इसका काम क्या है? इसका काम है पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करना, मतलब पौधे की
वृद्धि को नापने के लिए अगर किसका इस्तेमाल करते हैं तो वह करते हैं केस्कोग्राफ का। पौधे की वृद्धि को मापने में केस्कोग्राफ इस्तेमाल करते हैं। ओके, और इसके आविष्कारक कौन है? जेसी बोस। अब देखिए कार, आंतरिक दहन कार के आविष्कार कौन किए थे? वो किए थे सैमुअल ब्राउन। ओके, कार, पेट्रोल वाला जो कार होता है उसका आविष्कार कौन किए थे? तो वह किए थे कार्ल बेंज। ठीक है, डीजल इंजन, डीजल इंजन के आविष्कारक रुडोल्फ डीजल, डीजल इंजन के आविष्कारक रुडोल्फ डीजल। डायनमो, डायनमो एक शब्द आता है तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पहले तो डायनमो का खोज बोल दिया, माइकल फैराडे किया था। ओके, माइकल फैराडे किए थे। डायनमो का काम क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करेगा? तो डायनमो। और विद्युत मोटर का काम क्या है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। देखिए डायनमो का काम है यांत्रिक को विद्युत में बदलना। ठीक है, अब विद्युत को यांत्रिक में कौन बदलेगा? तो विद्युत मोटर बदलेगा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एसी मोटर, एसी मोटर के आविष्कारक निकोला टेस्ला। ओके, फाउंटेन पेन्स के आविष्कारक लेविस वाटरमैन, लेविस वाटरमैन। लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है? तो जॉन नेपियर, लॉगरिथम के आविष्कारक जॉन नेपियर। ओके, लॉगरिथम जॉन नेपियर। सेफ्टी पिन, सेफ्टी पिन के आविष्कार कौन किए थे? तो वह किए थे वाल्टर हंट, वाल्टर हंट। ओके, आगे देखते हैं सेफ्टी लैम्प, सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक कौन है? तो वह है हम्पी डेवी, हम्पी डेवी। सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक हम्पी डेवी। ओके, सीमेंट, पोर्टलेट सीमेंट जो होते हैं, पोर्टलेट सीमेंट के आविष्कारक कौन है? तो वह है जोसेफ अस्पडिन, जोसेफ अस्पडिन किए थे पोर्टलेट सीमेंट के आविष्कारक। ओके, आगे टेलीग्राफ, टेलीग्राफ, टेलीग्राफ के आविष्कारक कौन है? तो वह है सैमुअल मोर्स, सैमुअल मोर्स किसके आविष्कारक है? टेलीग्राफ के हैं। टेलीफोन, टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? ठीक है, तो क्या बोलेंगे? टेलीफोन के आविष्कारक। और माइक्रोफोन के आविष्कारक तो वह है ग्राहम बेल। ग्राहम बेल के द्वारा जो है टेलीफोन और माइक्रोफोन दोनों का आविष्कार जो किए थे वो किए थे ग्राहम बेल। ओके, आगे देखते हैं टेलीविजन, टेलीविजन के आविष्कारक। ठीक है, तो वह जेएल बेयर्ड, जेएल बेयर्ड है टेलीविजन के आविष्कार। टेलीविजन मतलब यांत्रिक जो मापन होता है। ठीक है, टेलीविजन यांत्रिक कौन किए थे खोज? वो किए थे जेएल बेयर्ड। ट्रांजिस्टर, यहाँ पे है ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के खोज कौन किए थे? तो वह किए थे शॉकले, शॉकले याद रखना है, विलियम शॉकले वैसे है। ओके, टाइपराइटर, टाइपराइटर, टाइपराइटर की खोज कौन किए थे? तो वह किए थे सोल्ज। ठीक है, सोल्ज नाम का एक वैज्ञानिक थे, वही किए थे टाइपराइटर के खोज। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। अब देखिए थर्मामीटर, थर्मामीटर के आविष्कारक पूछ लिया आपसे, थर्मामीटर के आविष्कार कौन किए थे? वह किए थे फॉरेनहाइट, थर्मामीटर के आविष्कारक फॉरेनहाइट। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन अगर याद नहीं भी रहता है तो याद रखिएगा कि थर्मामीटर का इस्तेमाल किस में करते हैं? बुखार उखार नापने के लिए करते हैं ना, टेम्परेचर नापने के लिए करते हैं। तो मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 98 दशमलव, ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, होता है ना, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट लगभग होता है। ओके, तो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को नापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो थर्मामीटर का ही इस्तेमाल करते हैं। ओके, याद रखिएगा। अब देखिए एक शब्द आता है ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का आविष्कार कौन किए थे? तो वह किए थे माइकल फैराडे। ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फैराडे। ट्रांसफार्मर का काम क्या है? तो वह है उच्च एसी को निम्न एसी में बदलना, उच्च एसी को निम्न एसी में बदलना। क्योंकि ट्रांसफार्मर एसी से डीसी में नहीं बदलता है, एसी से डीसी में बदलने का काम है रेक्टिफायर का। ठीक है, जो चार्जर है ना, चार्जर वो है रेक्टिफायर। ओके, और ट्रांसफार्मर का काम है एसी को एसी में ही बदलना। ओके, जैसे कि 11,000 जो सप्लाई होता है उसको कम करके हमारे घरों में 220 वोल्ट जो देते हैं वो कौन देता है? ट्रांसफार्मर ही तो देता है काम करके। 11,000 सप्लाई होता है, 11,000 से पहले भी क्या होता है? लाखों सप्लाई होता है, लाखों हजार वोल्ट। वो लाखों हजार वोल्ट कम करके 11,000 में आते हैं, 11,000 फिर कम करके 220 वोल्ट में कन्वर्ट करके हम लोग के घर में कितना यूज होता है? 220 वोल्ट होता है। तो कितना कम हुआ? तो वो सब एसी को एसी में बदलने का काम कौन करता है? मतलब उच्च एसी को निम्न बदलना और निम्न एसी को उच्च में बदलना, इसका किसका काम है? तो वह है ट्रांसफार्मर का काम है। ओके, ट्रांसफार्मर का खोज कौन किए थे? तो वह किए थे माइकल फैराडे। अब देखिए वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन के खोज कौन किए थे? तो वह किए थे हार्ले मशीन कंपनी, हार्ले मशीन कंपनी किए थे, हार्ले मिशन कंपनी किए थे। ओके, आगे देखते हैं वेल्डिंग मशीन, वेल्डिंग मशीन जो होते हैं विद्युत वेल्डिंग मशीन, इसके खोज कौन किए थे? किया था एलिसा थॉम्सन, एलिसा थॉम्सन। ठीक है, वेल्डिंग मशीन के खोज एलिसा थॉम्सन।
पनडुब्बी का खोज कौन किए थे? वो किए थे डेविस बुशनेल। पनडुब्बी की खोज डेविस बुशनेल किए थे। ओके, विद्युत पंखा की खोज कौन किए थे? तो व्हीलर किए थे। कौन किए थे? व्हीलर। विद्युत पंखा की खोज व्हीलर। मानचित्र की खोज सुमेरिनो द्वारा किया गया था। मानचित्र की खोज, मानचित्र जो होते हैं बनाने वाला, तो वो सुमेरिनो द्वारा खोजा गया था। ओके, माइक्रोस्कोप का खोज कौन किए थे? जेन जॉनसन। ठीक है, जेड जॉनसन या जेड जॉनसन बोल सकते हैं। ठीक है, जेन जॉनसन। तो माइक्रोस्कोप की खोज कौन किए थे? जेड जॉनसन। ओके, मोटरसाइकिल के आविष्कारक कौन है? तो वह है जी डेमलर। मोटरसाइकिल के आविष्कारक जी डेमलर। मोटरसाइकिल के आविष्कारक जी डेमलर। ओके, पेंसिलिन की खोज कौन किए थे? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेंसिलिन की खोज कौन किए थे? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। प्रेशर कुकर जो खाना बनाते हैं, ठीक है, तो प्रेशर कुकर की खोज कौन किए थे? डेनिस पेपिन। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन पूछेगा कि प्रेशर कुकर में जो है खाना जल्दी क्यों बन जाते हैं, क्यों बनते हैं खाना तेजी में? क्योंकि प्रेशर कुकर का जो क्वथनांक होता है ना, वो उच्च होता है। ठीक है, और क्वथनांक उच्च होता है और वाष्पन की क्रिया निम्न होती है। ठीक है, मतलब वाष्प को झांप के रखता है। ठीक है, तो क्वथनांक ज्यादा होने की वजह से प्रेशर कुकर में जो होता है वो खाना जल्दी बन जाता है। ओके, याद रखिएगा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्रेशर कुकर के आविष्कारक डेनिस पेपिन। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक कौन है? तो वह है जॉन गुटेनबर्ग। प्रिंटिंग प्रेस की खोज कौन किए थे? जॉन गुटेनबर्ग। प्रिंटिंग प्रेस जॉन गुटेनबर्ग। पाश्चुरीकरण की खोज कौन किए थे? तो लुई पाश्चर किए थे। पाश्चुरीकरण की खोज कौन किए थे? लुई पाश्चर किए थे। ओके, और एक बात आप लोग को बताना चाहते हैं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म आप फिल कर दीजिएगा। ठीक है, मात्र 51 रुपये फी में आपको हम कंप्लीट लूसेंट करवा देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास मौका है, मात्र 51 रुपये में कंप्लीट लूसेंट करवाने जा रहे हैं। ओके, और उसमें बहुत सारा लड़का लोग स्टूडेंट ले लिए हैं। देखिए आपका अगर बुड़ेगा भी तो 51 रुपये ही बुड़ेगा। अगर आप लोग को लग रहा हो कि 51 रुपये मेरा बुड़ जाएगा तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, हम 51 रुपये जो है 51 रुपीज़ हम आपको लौटा देंगे। लेकिन 51 रुपीज़ में आप सोचिए कि आपको लूसेंट कवर करा रहे हैं, वो भी ग्रुप स्टडी के माध्यम से, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कितना कौन करेगा। तो ग्रुप स्टडी जो है आपको एक मीट एप्लीकेशन के माध्यम से जो है लूसेंट को कंप्लीट कवर कराया जा रहा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म फिल करके आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे जो है कंप्लीट आपको याद भी करवा दिया जाएगा और न्यू टॉपिक हर रोज लेके आते हैं, वहाँ कंप्लीट याद करके भी आपको याद करवा दिया जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं होता है, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए पाश्चुरीकरण की खोज कौन किए थे? लुई पाश्चर किए थे। रडार की खोज कौन किए थे? तो टेलर एवं यंग एवं वाटसन वाट किए थे। ओके, रडार का फुल फॉर्म पूछ लिया तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। ओके, इसका प्रयोग क्या है? तो दूर स्थित वस्तुओं का पता लगाने के लिए ना रडार का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अब देखिए रेडियो टेलीग्राफी की खोज कौन किए थे? तो वह किए थे जी मार्कोनी। कौन किए थे? जी मार्कोनी किए थे। जी मार्कोनी किए थे रेडियो टेलीग्राफी की खोज। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए रेजर जो होते हैं, सेफ्टी रेजर जो दाढ़ी उड़ी बनाने में काम आता है, शेविंग करने में, तो रेजर के आविष्कारक कौन है? तो वह है किंग जिलेट किए थे। ओके, लिफ्ट जो होते हैं, यांत्रिक लिफ्ट जो होते हैं, इसके आविष्कारक कौन है? तो वह है एलिसा ओटिस। यांत्रिक लिफ्ट के आविष्कारक कौन है? एलिसा ओटिस। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे लाइटिंग कंडक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तरित झंझावट। क्या बोलते हैं? तरित झंझावट। ओके, इसके आविष्कारक कौन है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन है। कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन है। ठीक है, तरित झंझावट बोलिए फिर लाइटिंग कंडक्टर बोलिए, इसके आविष्कारक कौन है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। जेट इंजन के आविष्कारक कौन है? तो वह है फ्रैंक विटकल। ओके, ग्रह, ठीक है, ग्रह की खोज कौन किए थे? वह किए थे केपलर। ग्रह की खोज कौन किए थे? केपलर किए थे। ओके, स्कूटर की खोज कौन किए थे? जी ब्राडशॉ किए थे। स्कूटर की खोज कौन किए थे? जी ब्राडशॉ किए थे। ओके, आगे देखते हैं हेलीकॉप्टर के आविष्कारक कौन है? तो ब्रिक वेट और सिसोरकी किए थे हेलीकॉप्टर के आविष्कार। प्रक्षेपास का विकास कौन किया था? तो वो किए थे वन ब्राउन किए थे। ओके, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक नील एवं रुस्का। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कारक कौन है? नील एवं रुस्का। ओके, आगे देखते हैं वायरलेस की खोज कौन किए थे? वायरलेस का खोज तो मार्कोनी। नहीं कहते हैं हेलो चेक, मतलब ऐसे करके बोलते हैं, जो ऐसे करके हेलो वायरलेस होते हैं ना, पुलिस लोग इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर,
ओके। तो वायरलेस की खोज कौन किए थे? वह किए थे मार्कोनी। ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर की खोज कौन किए थे? फर्मी। नाभिकीय रिएक्टर की खोज फर्मी किए थे। फर्मी नाभिकीय रिएक्टर की खोज फर्मी किए थे। बैटरी की खोज कौन किए थे? तो बोल्टा, अलेसांड्रो बोल्टा किए थे। बैटरी का आविष्कारक अलेसांड्रो बोल्टा। ओके। और एमिनेशन क्या है? एनिमेशन। एनिमेशन की खोज कौन किए? रिनॉड। एनिमेशन की खोज कौन किए थे? रिनॉड किए थे। ओके। ओवन, खाना को गर्म करने वाले जो होते हैं ओवन, इसके आविष्कारक कौन है? तो वह है पर्सी स्पेंसर। पर्सी स्पेंसर है। ओके। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये तो आविष्कारक देखे हम। ओके। अब कुछ उपकरण के मापने वाला यंत्र देख लेते हैं, मतलब इस उपकरण से क्या चीज हम लोग नापते हैं। जैसे कि अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का काम क्या है? इसका काम है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई ज्ञात करना। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई ज्ञात करने में अल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं अमीटर। अमीटर का काम क्या है? तो विद्युत धारा की तीव्रता नापना। विद्युत धारा की तीव्रता नापना। ओके। ऑडियोमीटर का काम क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता नापना। ध्वनि की तीव्रता नापने में किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑडियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके। अब देखिए ध्वनि को मापने बोलेगा, मतलब ध्वनि का मात्रक अगर पूछ लिया तो डेसिबल होता है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक बोल दिया तो डेसिबल। देखिए ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल, और वो ध्वनि की तीव्रता नापते किसमें? तो ऑडियोमीटर में नापते हैं। ओके। अब आगे देखते हैं एरोमीटर। एरोमीटर का काम क्या है? तो वायु गैस का भार एवं घनत्व ज्ञात करने में किसका इस्तेमाल करते हैं? एरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। वायु हो गैस, क्यों? देखिए वायु तो खुद एक गैस है। ओके। तो इसका घनत्व ज्ञात करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? एरोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का काम क्या है? तो वायु की शक्ति ज्ञात करने में एनीमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके। बैरोमीटर का काम क्या है? तो वायु दाब नापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। वायु दाब नापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। बोलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं ऊष्मीय विकिरण ज्ञात करने के लिए। ऊष्मा की विकिरण ज्ञात करने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग करते हैं। कैलोरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करने के लिए। ओके। वर्नियर कैलिपर्स का काम क्या है? तो बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई ज्ञात करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? वर्नियर कैलिपर्स का काम करते हैं। ओके। बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई ज्ञात करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? तो वर्नियर कैलिपर्स का काम करेंगे। ओके। आगे देखते हैं क्रायोमीटर। क्रायोमीटर का काम क्या है? तो निम्न दाब को नापने के लिए क्रायोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। डेंसिटी मीटर का काम क्या है? तो घनत्व ज्ञात करने में डेंसिटी मीटर का इस्तेमाल करते हैं। फेदोमीटर का उपयोग जो है समुद्र की गहराई को नापने के लिए फेदोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके। आगे देखते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? तो विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके। और एक बार फिर से बोलना चाहेंगे कि अगर आप लोग ग्रुप डिस्कशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो मात्र 51 रुपीज़ में आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। वो भी क्या चीज़ का? लुसेंट का। ओके। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म फिल करके आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ओके देन, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप लोग के लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहे और आप लोग को मिलते रहे। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि लुसेंट सीरीज चलाया जा रहा है वेलोसिटी क्लासेस पे, और ये फिजिक्स का लेक्चर नंबर 6 है। ओके। अगर आप लोग 1 से लेकर 5 तक लेक्चर नहीं देखे हैं लुसेंट का, तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें हम काफ़ी एक्सप्लेन कराए हैं। ओके। और आज का जो टॉपिक है वो हम आज पढ़ने क्या वाले हैं, तो वो बीमा के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लिखा हुआ ही है। ओके। अब देखिए, बीमा पढ़ने जा रहे हैं आप लोग। 3 चीज़ आपको याद रखना है बीमा निकालने के लिए, और वही 3 चीज क्या क्या याद रखना है? तो लंबाई, ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये 3 चीज को आपको हर हाल में याद रखना है। ओके। अब देखिएगा, लंबाई को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। लंबाई को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। ओके। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लंबाई को हम मापते किस में है, तो क्या बोलेंगे? मीटर में नापते हैं। किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। चौड़ाई को किस में नापेंगे? मीटर में भी नापते हैं, ठीक है। चौड़ाई हो, लंबाई हो, ऊंचाई हो, तीनों को हम लोग मीटर में ही नापते हैं, ठीक है। लेकिन चौड़ाई हो, लंबाई हो, ऊंचाई हो, दर्शाते हैं हम लोग एल से। किसे दर्शाते हैं? एल से ही डिनोट करते हैं। डिनोट करने की बात बोलेगा तो एल से डिनोट किया जाता है लंबाई, ऊंचाई, या फिर कुछ भी बोले, लंबाई, ऊंचाई, लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, तीनों को हम लोग एल से डिनोट करते हैं।
नापने की बात बोलेगा तो लंबाई हो, ऊंचाई हो, चौड़ाई हो, ये तीनों को हम लोग मीटर में नापते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब समझिएगा ध्यान से, जैसे क्वेश्चन बोलेगा कि क्षेत्रफल की बीमा बताइए आप, ठीक है, तो क्षेत्रफल की बीमा आप कैसे निकालेंगे? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना, लंबाई गुना चौड़ाई बोल सकते हैं। वही क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई को हम लोग किससे दर्शाते थे? एल से दर्शाते थे। ठीक है, चौड़ाई भी हो तो भी हम एल से ही दर्शाएंगे, ऊंचाई भी हो तो भी हम एल से ही दर्शाएंगे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई को एल से डिनोट किया जाता है, चौड़ाई को एल से डिनोट किया जाता है। तो एल गुना एल, का गो एल हो जाएगा, दो एल हो जाएगा, तो एल स्क्वायर हम बोल सकते हैं, तो एल स्क्वायर हो गया। ओके, क्षेत्रफल का बीमा क्या हो गया? एल स्क्वायर हो गया। यहां नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, उसमें आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये क्षेत्रफल का निकाले, अब आयतन का समझिएगा, आयतन से समझिए। देखिए आयतन, आयतन बराबर क्या होता है? आयतन बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ओके, आपको क्या बताए थे? आपको क्या बताए थे? लंबाई दे, चौड़ाई दे या ऊंचाई दे, सबको एल से डिनोट करना है। ठीक है, तो लंबाई को एल से डिनोट कर दिए, चौड़ाई को एल से डिनोट कर दिए, ऊंचाई को एल से डिनोट कर दिए। तो 1 2 3, 3 को एल हो गया, तो एल क्यू हम बोल सकते हैं, तो एल क्यू। और लास्ट में आपको क्या करना है? इस तरह से आपको चढ़ा देना है। ठीक है, हो गया आपका बीमा। ओके, तो क्या होना है? क्या हो गया? एल क्यू। ओके, तो आयतन का बीमा क्या हो गया? एल क्यू। ओके, यहां नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। धीरे धीरे प्रोसेस से आगे बढ़ना है। ठीक है, आपके साहस के आगे हर चीज संभव है, आप प्रयास करिए, बिल्कुल सफलता मिलेगा। ठीक है, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रहा है, एक दिन समझ में नहीं आया, छोड़ दीजिए, कुछ दिन के लिए उसको छोड़ दीजिए, दूसरा दिन ट्राई करिए, दूसरा दिन समझ में आया, तीसरा दिन ट्राई करिए। काहे नहीं बनेगा? काहे नहीं बनेगा? बनेगा। ठीक है, इंसान के जिद के आगे ना भगवान को झुकना पड़ता है। ठीक है, इंसान के जिद के आगे। तो ये सब तो क्वेश्चन है, काहे नहीं समझ में आएगा? सब समझ में आएगा, यथक प्रयास होना चाहिए, प्रयास करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, तो आराम से, धैर्य बुद्धि से आराम से समझना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल देख लिए, आयतन देख लिए, ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए चाल देखते हैं, चाल का बीमा पूछ रहे हैं आपसे। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। दूरी को किस में दर्शाते हैं? एल से डिनोट करते हैं, दूरी को एल से डिनोट करते हैं। ओके, समय को टी से डिनोट करते हैं। दूरी को एल से डिनोट किए, मतलब दूरी को किस में नापेंगे? लंबाई। दूरी मतलब क्या हो गया? लंबाई हो गया। ठीक है, दूरी, इतना दूरी। ठीक है, तो दूरी को एल से डिनोट किए। ठीक है, समय को टी से डिनोट किए। ठीक है, तो यहीं पे यहाँ पे देखना है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी को एल से डिनोट किए, समय को टी से डिनोट किए। ओके, यहाँ हो गया, बटा में है तो बटा में दे दिए, दूरी को एल से, समय को टी से। ओके, तो एल बाई टी हो गया, एल बाई टी हो गया ना। लेकिन चाल की बीमा निकालना है तो आप समझिएगा ध्यान से, जब टी ऊपर जाएगा ना, जब ये टी जब ऊपर जाएगा तो एल टी इनवर्स 1 कर दीजिएगा, एल टी इनवर्स 1 कर दीजिएगा। जब क्योंकि टी जब ऊपर जाता है ना तो टी इनवर्स 1 हो जाता है। ओके, तो एल टी इनवर्स 1 कर सकते हैं आप। तो चाल की बीमा एल टी इनवर्स 1। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे, अब निकालना है बेग का, बेग का बीमा निकालिए। देखिए बेग का बीमा कैसे निकालना है? बेग बराबर, आप समझिए कि बेग बराबर होता क्या है? बेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। ठीक है, विस्थापन को भी एल से डिनोट करते हैं, विस्थापन को भी एल से डिनोट, विस्थापन मतलब क्या हो गया? दूरी हो गया, लंबाई हो गया। ओके, तो विस्थापन को भी एल से डिनोट करते हैं, समय को टी से, मतलब टाइम हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? विस्थापन को एल से डिनोट किए, समय को टी से डिनोट किए, तो एल बाई टी हो गया, एल बाई टी हो गया। तो टी जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एल टी इनवर्स 1 हो जाएगा, एल टी इनवर्स 1 हो जाएगा। तो बेग बोले या चाल बोले, दोनों का बीमा सेम होता है। बेग बोले या चाल बोले, दोनों का बीमा सेम होता है। एक चीज आपको कॉमन बता देते हैं, दूरी बोले तो एल से डिनोट करना है, विस्थापन बोले
तो एल से डिनोट करना है, लंबाई बोले एल से डिनोट करना है, चौड़ाई बोले एल से डिनोट करना है, ऊंचाई बोले एल से ही डिनोट करना है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो बेग का देख लिए, चाल का देख लिए, आयतन देख लिए, क्षेत्रफल देख लिए। ओके, अब हम क्या निकालेंगे? तो अब हम निकालेंगे त्वरण का। लेकिन यहाँ ध्यान समझिएगा कि बेग जो होता है, बेग बराबर क्या होता है? तो विस्थापन की परिवर्तन की दर को बेग किसे बोलते हैं? विस्थापन की परिवर्तन की दर को बेग बोलते हैं। ओके, ये आपको 2 लाइन का क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि बेग का डिफिनेशन क्या है। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को बेग कहा जाता है, ठीक है। त्वरण पूछ लिया तो बेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोला जाता है। ओके, तो बेग देख लिए, अब हम त्वरण देखने वाले हैं। त्वरण किसे बोलते हैं? बेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिएगा ध्यान से, त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर होता है बेग बटा समय। क्या होता है? बेग बटा समय। बेग का भी निकाले थे ना हम बीमा, देखिए बेग का निकाले थे ना, बेग का बीमा क्या निकाले थे? LT−1 निकाले थे ना। तो बेग का क्या हो जाएगा? LT−1, ठीक है। और समय का क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। तो त्वरण बराबर क्या हो गया? बेग बटा समय। बेग का निकाले थे हम यहाँ पर या LT−1, तो LT−1 हो गया, समय को T से डिनोट कर दिए। ओके, अब देखिएगा ध्यान से, T जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? LT−2। ओके, LT−2, T जब ऊपर जाता है ना तो LT−2 हो जाएगा इसका आंसर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बल का बीमा निकलना है। लेकिन बल बराबर क्या होता है? तो बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब देखिए, द्रव्यमान को हम लोग मास बोल सकते हैं, तो m से दर्शा दिए। द्रव्यमान को मास बोलेंगे तो m से दर्शा दिए। ओके, त्वरण, अब देखिए त्वरण का बीमा क्या निकाले थे हम? LT−2 निकाले थे। समझिएगा, द्रव्यमान को m से डिनोट किए, त्वरण का बीमा क्या हो गया? LT−2 हो गया। अब समझिए, m इंटू LT−2 क्या हो जाएगा? MLT−2 हो जाएगा, MLT−2 हो जाएगा। ओके, MLT−2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखिए कार्य का निकालना है, ठीक है। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना विस्थापन, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। बल का निकाले ना, भी बल का क्या निकाले थे? MLT−2 निकाले थे ना, तो बल का हो गया MLT−2। ओके, अब विस्थापन को किससे डिनोट करते थे? विस्थापन बोले, ऊंचाई बोले, चौड़ाई बोले, लंबाई बोले, सबको L से ही डिनोट करते थे। तो विस्थापन को L से डिनोट कर दिए, तो बल को MLT−2 इंटू विस्थापन को L से डिनोट कर दिए। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ML²T−2। क्यों? क्योंकि ये देखिए, ये बेस जब सेम रहता है ना, L और L, ये क्या है? बेस जब सेम रहता है तो क्या हो जाएगा? ML²T−2 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो किसका देखें? कार्य का देखें। ओके, अब देखते हैं आगे, शक्ति का देखेंगे। शक्ति का समझिएगा ध्यान से, शक्ति का बीमा क्या होता है, ठीक है। लेकिन शक्ति का बीमा जानने से पहले ये जान लीजिए कि शक्ति बराबर होता क्या है? कार्य बटा समय। ओके, कार्य का बीमा क्या निकाले थे? ML²T−2 निकाले थे। ओके, अब देखिएगा ML²T−2 कार्य का बीमा, ठीक है। अब समय को किससे डिनोट करते थे? T से डिनोट करते थे। जब ऊपर जाता है ना, T जब ऊपर जाएगा तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, ML²T−3। T जब ऊपर जाता है ना तो ये 3 हो जाएगा, तो ML²T−3 हो जाएगा। ओके, तो शक्ति का बीमा ML²T−3 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं घनत्व का। घनत्व बराबर क्या होता है वो समझिएगा, द्रव्यमान बटा आयतन। ओके, द्रव्यमान मतलब क्या हो गया? मास। क्या हो गया? मास हो गया। ओके, मास को m से डिनोट करते थे। ओके, अब आयतन का क्या हो गया? तो आयतन का बीमा क्या निकाले थे? LQ निकाले थे। याद करिए, यहाँ पे आयतन के बीमा क्या निकाले थे? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो आयतन के बीमा LQ निकाले थे ना, तो यही समझिएगा। द्रव्यमान को m से डिनोट किए, आयतन को LQ से डिनोट किए। ओके, अब देखिए L जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ML−3। इसका आंसर हो जाएगा ML−3। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया डेंसिटी का, मतलब घनत्व का बीमा हो गया। ओके, अब समझिएगा ध्यान से। अब देखते हैं संवेग की बीमा निकालिए। देखिए, द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान इंटू वेग क्या होता है? संवेग का संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग होता है ना। तो द्रव्यमान को
एम बोल सकते हैं, द्रव्यमान एक मास है। द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान एक मास है। ओके, अब बेग, बेग का बीमा क्या निकाले थे? यहाँ देखिए, बेग का हम बीमा क्या निकाले थे? बेग का बीमा देखिए LT इनवर्स 1 निकाले थे ना, तो वही हो गया बेग का बीमा LT इनवर्स 1। ओके, फिर से बोल देते हैं, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग होता है। द्रव्यमान को मास बोलते हैं तो m से डिनोट कर दिए। ओके, बेग को क्या, बेग का बीमा क्या निकाले थे? LT इनवर्स 1 निकाले थे। ठीक है, तो m इंटू LT इनवर्स 1 हो गया। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? MLT इनवर्स 1 हो जाएगा, MLT इनवर्स 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, संवेग भी देख लिया आप। अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं आवेग। आवेग समझिएगा, आवेग बराबर क्या होता है? बल इंटू समय, बल इंटू समय। आवेग बराबर बल इंटू समय होता है। बल का बीमा क्या निकाले थे? MLT इनवर्स 2 निकाले थे। बल का बीमा क्या निकाले थे? MLT इनवर्स 2 निकाले थे। देखिए बल है ना, बल का बीमा क्या निकाले थे? MLT इनवर्स 2 निकाले थे ना, तो वही समझिएगा, बल का MLT इनवर्स 2। ठीक है, अब देखिए समय को T से डिनोट किए, तो MLT इनवर्स 2 इंटू टी क्या हो जाएगा? तो MLT इनवर्स 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा? क्योंकि बेस सेम है, बेस सेम है तो घट जाएगा। ओके, तो MLT इनवर्स 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, मतलब स्थितिज ऊर्जा को समझते हैं। ओके, देखिए स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? mgh होता है। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh। स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है। m मतलब क्या हो गया? मास हो गया, तो m से डिनोट कर दिया। m मतलब क्या हो गया? मास हो गया, m से डिनोट कर दिया। ओके, g मतलब क्या हो गया? त्वरण हो गया। g मतलब क्या हो गया? त्वरण हो गया। अब देखिए त्वरण हो गया, तो त्वरण का बीमा क्या निकाले थे? याद करिए, त्वरण का बीमा क्या निकाले थे? त्वरण का बीमा LT इनवर्स 2 निकाले थे, LT इनवर्स 2 निकाले थे। ओके, आप समझिएगा ध्यान से, g मतलब क्या हो गया? त्वरण हो गया, त्वरण का बीमा क्या हो गया? LT इनवर्स 2 हो गया। ओके, और h मतलब क्या हो गया? ऊंचाई हो गया। h मतलब ऊंचाई हो गया, तो फिर क्या बताए थे? ऊंचाई हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो, सबको L से डिनोट करते हैं। ओके, फिर से समझिएगा ध्यान से, स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। m मतलब मास हो गया, तो m से डिनोट कर दिए। g मतलब क्या हो गया? त्वरण हो गया, तो त्वरण का बीमा क्या निकाले थे? LT इनवर्स 2 निकाले थे। h मतलब क्या हो गया? हाइट हो गया, मतलब ऊंचाई हो गया। ऊंचाई को किससे डिनोट किया जाता है? L से डिनोट किया जाता है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर देखिए EL इसका बेस सेम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ML स्क्वायर T इनवर्स 2, ML स्क्वायर T इनवर्स 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, स्थितिज ऊर्जा भी समझ में आ गया होगा। इसका बीमा क्या हो गया? तो ML स्क्वायर T इनवर्स 2 हो गया। ओके, अब दाब का बीमा निकालना है, तो दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। बल का बीमा क्या निकाले थे? ML स्क्वायर T इनवर्स 2, ML स्क्वायर T इनवर्स 2। देखिए ML T इनवर्स 2, ML T इनवर्स 2 बटा L स्क्वायर, क्षेत्रफल का L स्क्वायर हो गया। आप समझिएगा ध्यान से, वही चीज हम यहाँ किए हैं। एक L कट गया, एक L कट गया। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ML इनवर्स 1 T इनवर्स 2, ML इनवर्स 1 T इनवर्स 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा। दाब का बीमा ML इनवर्स T इनवर्स 2 हो जाएगा। ओके, दाब पूछे या फिर यंग प्रत्यास्था गुणांक पूछे, दोनों का बीमा सेम होता है। ठीक है, दाब या यंग प्रत्यास्था गुणांक दोनों का बीमा सेम होता है। अब समझिएगा बल आघूर्ण, बल आघूर्ण का बीमा समझिए, तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? बल इंटू दूरी, बल इंटू दूरी। बल आघूर्ण बराबर बल इंटू दूरी होता है। बल का बीमा क्या होता था? MLT इनवर्स 2, MLT इनवर्स 2। दूरी, दूरी मतलब क्या हो गया? लंबाई बोलिए, हम क्या बोले थे? दूरी बोले, लंबाई बोले, चौड़ाई बोले, ऊंचाई बोले, सबको L से डिनोट करते थे। तो दूरी मतलब हो गया लंबाई। ठीक है, तो L से डिनोट कर दिए। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? ML स्क्वायर T इनवर्स 2, ML स्क्वायर T इनवर्स 2। इसीलिए हो जाएगा ML स्क्वायर T इनवर्स 2, क्योंकि देखिए बेस सेम है, L ये बेस सेम है, तो ML स्क्वायर हो जाएगा, ML स्क्वायर T इनवर्स 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे। देखिए अब देखते हैं पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई। ठीक है, बल का बीमा क्या निकाले थे? MLT इनवर्स 2, MLT इनवर्स 2। लंबाई को L से डिनोट करते थे। अब देखिए MLT इनवर्स 2 हो गया और लंबाई को L से डिनोट करते थे, तो एक L कट गया, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? MT इनवर्स 2, MT इनवर्स 2 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे, आवृत्ति। आवृत्ति बराबर क्या हो गया? तो आवृत्ति बराबर 1 बाय आवर्तकाल, 1 बाय आवर्तकाल होता है आवृत्ति बराबर। ठीक है, आवृत्ति को L से दर्शाते हैं, तो n बराबर 1 बाय टी, n बराबर n1 बाय टी। आवर्तकाल मतलब क्या हो गया? समय हो गया। ओके, तो n बराबर 1 बाय टी। ठीक है,
आप समझते हैं ध्यान से। तो आवृत्ति को हम लोग एन से डिनोट करते थे ना, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, तो ये जब ऊपर जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, टी इनवर्स 1 हो जाएगा, टी इनवर्स 1 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते हैं कोण, देखिए कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। चाप मतलब क्या हो गया, एल, चाप मतलब क्या हो गया, एल हो गया। ओके, त्रिज्या मतलब क्या हो गया, एल हो गया। ओके, तो एक एल कट गया, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आया, एक आया। जब आ जाए ना, एक जब आ जाए तो ये चीज याद रखिएगा कि इसका कोई बीमा नहीं होता, इसका कोई बीमा नहीं होता, मतलब कोण जो है बीमाहीन है, बीमाहीन है। ओके, इसका कोई बीमा नहीं है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं कोणीय वेग, कोणीय वेग समझिएगा ध्यान से। ओके, कोणीय वेग बराबर क्या होता है, कोण बटा समय, कोण बटा समय होता है। ओके, कोण का क्या निकाले थे, एक निकाले थे, ठीक है। समय का क्या होता है, टी होता है। तो टी जब ऊपर जाएगा तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, टी इनवर्स 1 हो जाएगा, टी इनवर्स 1 हो जाएगा। कोणीय वेग का टी इनवर्स 1 हो जाएगा। ओके, अब समझते हैं कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण बराबर क्या होता है, तो होता है कोणीय वेग बटा समय, कोणीय वेग बटा समय, ठीक है। अब कोणीय वेग का क्या निकाले थे, कोणीय वेग का निकाले थे टी इनवर्स 1, टी इनवर्स 1, तो वही हो गया टी इनवर्स 1। और समय को किससे दर्शाते थे, टी से दर्शाते थे। जब टी जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टी इंटू टी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, टी इनवर्स 2 हो जाएगा, टी इनवर्स 2 हो जाएगा इसका आंसर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई डाउट अगर रह जाता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।